हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी लॉन्ग सीरीज की फुल वीडियो में एक नई कहानी शामिल होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी लेक से एक क्रैब ड्रैगन जिसकी मिस्टीरियस सोल है उसने ब्रेकआउट किया है, जो कि कई सालों से वहाँ पे कैद था। एक बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि इस क्रैब ड्रैगन को अपना पेट सोल बनाना चाहता है। वो उसका लगातार पीछा कर रहा है और एक स्पिरिचुअल जाले से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक आइलैंड में जा गिरा है। अब आगे कहानी हमें प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जहां हमारी इस सीरीज का जो मेन लीड यांग शू है, इसकी कंट्री में किसी ने अटैक किया है और उन्हीं से बचने के लिए चू फैमिली का जो यंग मास्टर यांग शू है वो अपने 2 साथियों के साथ उसी ब्लू डेमन आइलैंड में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका पीछा कर रहे वे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पे यांग शू ये पहचान जाता है कि उसकी फैमिली पे अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग फैमिली का जीदे है, लेकिन तभी एकाएक उन्हीं में से एक बंदे को व्हाइट डेमन पजेस कर लेता है। अब वो व्हाइट डेमन उन सभी की बॉडी के सोल्स को डिवोर करने लगता है कि तभी वहाँ पे इस सीरीज का विलन आता है, जो कि उस व्हाइट डेमन को एक स्पिरिचुअल शील्ड में कैद कर लेता है। आगे वे सभी बंदे उसके सामने झुक जाते हैं और वहाँ पे यांग शू का जो साथी होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो वो विलन अपने व्हाइट डेमन को ऑर्डर देता है जो उस साथी को जाकर के मार डालता है। अब उसके साथी के मरने के कारण यांग शू के मन में काफी गुस्सा भर जाता है और वो उस विलन से डायरेक्टली जा भिड़ता है, लेकिन उसकी पावर्स अभी काफी वीक है, इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उस विलन के बस एक हिट करते ही वो वहीं बेहोश हो जाता है। आगे वो अपने सर्वेंट जिसका नाम मास्टर काउ है उसे ये ऑर्डर देता है कि इस लड़के को अपने साथ ब्लू डेमन आइलैंड ले जाओ और इसकी बॉडी पर व्हाइट डेमन का कब्जा करने दो। अगर ये सह पाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये मारा जाता है तो फिर मुझे वापस व्हाइट डेमन की सोल को लौटा देना। आगे काउ का एक बंदा उससे पूछता है कि ये चू फैमिली का यंग मास्टर है तो हमें इसे जाने देना चाहिए, जिसपे काउ उसे कहता है कि हमारे लीडर ने इस बंदे में व्हाइट डेमन को प्लांट कर दिया है और अभी तो फिलहाल ये एक सिर्फ मॉर्टल है और इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा सोल पावर नहीं है कि वो व्हाइट डेमन को सपोर्ट कर पाए, तो कुछ दिनों तक इसे जिंदा रहने का टाइम दे देते हैं। और वैसे भी इसके अंदर जो व्हाइट डेमन है वो कुछ ही दिनों में इसकी पूरी सोल पावर को खींच लेगी। अब आगे हमें ब्लू डेमन आइलैंड को दिखाया जाता है, जिसे मास्टर काव ही चलाते हैं और काव का यहाँ पे एक शौक होता है कि किडनैप किए गए बंदों को यहाँ पे लाया जाए और उन्हें आपस में लड़वाया जाए। जो इस फाइट में जीत जाता है और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर वो बाद में इसी आइलैंड के लिए फाइट करता है। और यहाँ पे अब यांग शू को लाया गया है, जहाँ पे उन सभी को आगे जिंदा रहने के लिए उस सोल पेट से फाइट करनी होगी। आगे वो खूंखार खेल स्टार्ट होता है, जहाँ पे कई सारे बंदे मारे जाते हैं। आगे एक मोटा बंदा जिसका नाम गुमो है वो अपने आप को बचाने के लिए उन बीस्ट वुल्फ के सामने यहाँ यांग शू को फेंक देता है, लेकिन यांग शू अपने मार्शल आर्ट का यूज करके अपने आप को बचाने के साथ एक लड़की को भी बचाता है, लेकिन फिर भी उसे एक बीस्ट घायल कर ही देता है। अब वहाँ ये खेल खत्म होता है और बचे हुए लोगों को काव कांग्रेचुलेट करता है, उन्हें बताता है कि अब से वो फ्रीली इस आइलैंड पे कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन याद रहे इस आइलैंड पे सरवाइव करने के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्गर सोल पेट को ट्रेन करना होगा, मतलब कि एक बीस्ट को कैप्चर करके उसे अपना सोल पेट बनाना होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद एक ऐसा ड्यूल होने वाला है जिसमें सिर्फ 10 लोगों को ही चुना जाएगा और उस ड्यूल में अगर आपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो जल्द से जल्द एक सोल पेट को कैप्चर कर लो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग शू को रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। अब यहाँ पे यांग शू ने जिस लड़की को बचाया होता है वही उसकी रूममेट होती है, इसका नाम यूतिंग है, जो कि यांग शू को थैंक्स कर रही होती है उसे बचाने के लिए। आगे वो यांग शू के जख्मों पर मरहम भी लगाती है, जिसमें यांग शू से कहता है कि इतनी जल्दी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं, कभी भी यहाँ मौत हो सकती है, चाहे हम उस ड्यूल में मारे जाए या उन बीस्ट का शिकार करते हुए। अब अगली सुबह यांग शू चारा लगा करके किसी बीस्ट के आने का इंतजार कर रहा होता है। अब वहाँ पे एक बीस्ट आती भी है जो कि एक छोटी सी रेड फॉक्स होती है, उसके लगाए हुए चारे को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब यांग शू फिर से एक सोल कोर को किसी दूसरी जगह पे रखता है ताकि इससे बीस्ट अट्रैक्ट हो सके और अब घात लगाकर इंतजार करने बैठ जाता है। अब यहाँ पे यांग शू के पास एक कीड़ा आता है जिसे वो ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा देता है और इस एहसान के तले वो कैटरपिलर उसके पास ही रह जाती है। अब आगे वहाँ उसके फैलाए हुए ट्रैप से एक स्केल बीस्ट तो गुजरता है, लेकिन वो उस ट्रैप में फंस नहीं पाता, लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लू फॉक्स आती है जो उसके चारे को खा करके भाग जाती है। अब आगे यांग शू फिर से उसी जगह चारा तो रख देता है, जिसे खाने के लिए एक बार फिर से एक मूनलाइट फॉक्स वहाँ पे आती है, जो कि चारा तो खा लेती है लेकिन उसके ट्रैप में फंस जाती है। अब आगे जब यांग शू उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो फॉक्स वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो छोटा सा कीड़ा होता है यहाँ यांग शू की मदद करता है एक जाले को अपने मुंह से फेंकते हुए।
यांगशु उसके मार्क को देख के समझ जाता है कि ये कोई आम फॉक्स नहीं है, ये वही मूनलाइट फॉक्स है जो कि म्यूटेट कर सकती है। जो कि पहले रेड फॉक्स और ब्लू फॉक्स यहाँ पे आई थी वो इसी का ही रूप थी। अब आगे यांगशु उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस आइलैंड में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना होगा, वरना तुम्हें दूसरे वीक समझ करके मार डालेंगे। अब आगे यांगशु उसे ही अपना सोल पेट बनाने की सोच लेता है, क्योंकि वो फॉक्स एक एक्सट्रीमली रेयर काइंड ऑफ नस्ल की है जो कि एक एक्सट्रीमली सुपर सोल पेट बनेगी। लेकिन यहाँ पे वो फॉक्स उस पे हमला कर देती है। आगे यांगशु उससे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो, अगर तुम्हें यहाँ इस जगह से आजादी चाहिए और अपने आप को सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनना ही होगा। आगे वो उसके जाले को निकाल देता है और उससे कहता है कि गॉड भी उसी को रिवॉर्ड देते हैं जो कि अपनी मदद खुद करते हैं, और आगे तुम और मैं साथ मिलकर के अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। इसीलिए मेरे सोल प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लो और फिर मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से दूर चू फैमिली ले जाऊंगा। अब ये सुन के वो फॉक्स उसके सोल प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी एक सोल पेट बन जाती है जो कि अब से यांगशु के सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। यहाँ पे यांगशु अपने इस पेट को एक नाम भी देता है जो कि मॉक्सी है। अब 3 महीने का टाइम गुजर जाता है और वो ड्यूल अब जल्द ही आने वाला है। यहाँ मॉक्सी जो कि पहले 4th लेवल की बीस्ट हुआ करती थी वो अब ग्रोन अप हो चुकी है और 6th लेवल पे पहुँच चुकी है। अब ड्यूल शुरू होने के एक रात पहले यहाँ यांगशु को जंगलों में एक ट्रेजर मिलता है जिसे यूलुजी कहते हैं। जैसे ही यांगशु उस ट्रेजर को लेने जाता है उससे पहले वहाँ गुमो पहुँच जाता है। यहाँ उस गुमो के पास भी एक सोल पेट है जो कि वुल्फ की है। अब आगे गुमो उसे धमकी देता है कि इस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारी सोल को अपने बीस्ट को खिला दूंगा। जिसपे यांगशु से कहता है कि मुझे अभी तुमसे डील नहीं करना, बस उस ड्यूल कंपटीशन का इंतजार करो जहां मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। जिसपे गुमो उससे कहता है कि इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, क्योंकि तुम जैसे ट्रैश सोल पेट के हो तो मेरा ये जो 8 लेवल का वुल्फ है वो कच्चा ही चबा जाएगा। अब आगे इन दोनों के पेट्स आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ ये खुद से नहीं बल्कि अपने मास्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही फाइट करते हैं। अब आगे मॉक्सी अपने ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाते हुए अपने 6 लेवल के फॉर्म को अवेकन करती है और अब अपने पंजों से एक ऐसा अटैक उस वुल्फ पे करती है कि वो घायल हो जाता है। जिसपे गुमो सोचता है कि अच्छा होगा मैं इन दोनों को यहीं पे खत्म कर दूं ताकि इस ड्यूल कंपटीशन में मुझे दोबारा इससे लड़ना ना पड़े। कि वो मॉक्सी के स्ट्रेंथ लेवल को देख करके यहाँ घबरा जाता है, इसीलिए अब अपने वुल्फ को वो ब्लड थ्रस्टी मोड अवेकन करने को कहता है। अब ये मोड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी को भी जिंदा डिवोर कर सकती है, लेकिन यहाँ मॉक्सी इससे बचने के लिए अपने स्नीक अटैक का यूज करती है। लेकिन वो वुल्फ फिर भी उस पे अपने पंजों से हमला कर ही देता है जिससे मॉक्सी हर्ट हो जाती है। अब आगे वहाँ यांगशु को अकेला देकर वो वुल्फ जो होता है उस पे अटैक करता है। तभी मॉक्सी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को अवेकन करती है और एक सीक्रेट अटैक करती है जिसमें वो अपने पंजों से उस वुल्फ पे ऐसा अटैक करती है कि वो वहीं मारा जाता है। अब जैसे ही किसी का सोल पेट वहाँ पे मारा जाता है उसके अंदर की पावर वीक हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर का जो डिमन होता है जिसे सोल पावर की जरूरत होती है वो इस सोल पावर के लिए उसी की ही स्पिरिट को डिवोर कर जाता है। अब गुमो के अंदर भी एक ग्रीन डिमन होता है जो कि इसी की ही स्पिरिट को निगल लेता है। अब यहाँ गुमो का ये हाल देख करके यांगशु भी समझ जाता है कि मुझे अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना होगा वरना मेरे अंदर का व्हाइट डिमन भी मुझे इसी तरह से डिवोर कर जाएगा। अब आगे यांगशु उस वुल्फ के अंदर से निकले गए सोल क्रिस्टल को ले लेता है, लेकिन तभी उसके अंदर जो व्हाइट डिमन होता है वो उस पे हावी होने लगता है। अब आगे यांगशु यहाँ पे मेडिटेट करने लगता है और उस व्हाइट डिमन से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं सोल पावर को कंसंट्रेट कर सकूं। और अगर तुम इसी तरह से उतावले बनोगे तो तुम्हें भूखा ही रहना होगा। अब आगे जो व्हाइट डिमन होता है वो उसकी सोल पावर का 80% अब्सॉर्ब कर लेता है। अब आगे यांगशु में सिर्फ 20% ही बचा रहता है जिससे वो काफी कमजोर लगने लगता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होती है। उसे बस फिक्र तो बस जल्दी आने वाले उस ड्यूल कंपटीशन की है कि उस कंपटीशन में इसे अपने सोल पेट के साथ जो फाइट करनी है। और यहाँ मॉक्सी अभी किए गए फाइट की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसे अपने आप को हील करने के लिए एक लंबे टाइम की जरूरत है और यही यांगशु के पास नहीं है। अब आगे एक सर्वेंट मास्टर काओ के पास जाता है जो कि एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है क्योंकि उस ड्यूल कंपटीशन के दौरान इसने उसे फेवर जो दिया है। आगे वो सर्वेंट मास्टर काओ को बताता है कि गुमो को किसी ने मार दिया है, लेकिन कल रात यांगशु के अलावा कोई भी जंगल की तरफ नहीं गया था। अब यहाँ पे यांगशु का नाम सुन करके मास्टर काओ जो कि पहले से उसे मारना चाहता है अपने कान खड़े कर लेता है। वो ये डिसाइड कर लेता है कि आज के इस ड्यूल कंपटीशन में वो उसे मार के ही रहेगा। अब आगे उस कंपटीशन को शुरू करवाने से पहले मास्टर काओ जो होते हैं यहाँ सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि गुमो को जिसने भी मारा है और जिसने भी मेरी नाक के नीचे ये काम किया है वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। और आगे जो कंपटीशन कल होने वाली थी वो आज ही होगी।
अब यहाँ यांगशु काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पेट सोल मॉक्सी की अभी भी हालत अच्छी नहीं होती क्योंकि वो इंजर्ड होता है। अब यहाँ पे यांगशु की जो रूममेट यूथिंग होती है वो भी उसे देख करके संभल जाती है। लगता है कि गुमो को इसी ने ही मारा है। अब यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले बताया जाता है कि टोटल 40 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है और इन दोनों ग्रुप्स में 20-20 बंदे होंगे कि आपस में फाइट करेंगे और इन ग्रुप्स में से टोटल 20 को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर वो आपस में फाइट करेंगे और फिर अपने ओपोनेंट को जान से मारेंगे ताकि वो 10 लोग सरवाइव कर पाएं। अब ये सुनते ही कि इस खेल में जान भी जा सकती है, एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर काओ का सोल पेट जो कि एक खूंखार बीस्ट है वो उसे वहीं खा जाता है। अब आगे उनमें से हमें एक और बंदा चिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी खूंखार है और यांगशु के ही ग्रुप में उसे डाला गया है और जिस बंदे की अभी भी मौत हुई है उसके मरने से तो जो बंदा चिंग है वो ऑटोमेटिकली दूसरे राउंड में पहुंच चुका है। अब आगे हमें फर्स्ट ग्रुप की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदे अपने अपने पेट सोल के साथ फाइट करेंगे। अब इसी ग्रुप में यांगशु भी होता है जिसका सामना एक लड़की से होता है। यहाँ पे उस लड़की ने अब तक किसी भी बीस्ट को अपना सोल पेट नहीं बनाया था, इसीलिए वो इस फाइट में जीतने के लिए अपने साथ एक पॉइजनस जहर लाई हुई थी, लेकिन यांगशु इसे जान लेता है और वो उसके हाथ पे ही अटैक करता है जिससे वो एलिमिनेट हो जाती है और यांगशु दूसरे राउंड में पहुंच जाता है। अब इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप के टोटल 20 बंदों में से 10 बंदे ही सेकंड राउंड में पहुंचते हैं। जैसे ही मास्टर काओ यहाँ यांगशु के पावर को देखता है वो ये डिसाइड कर लेता है कि यांगशु की लड़ाई दूसरे राउंड में सबसे ताकतवर बंदे उसी चिंग से करवाई जाए जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है। अब आगे सेकंड राउंड की शुरुआत होती है और लास्ट प्लेस के लिए यहाँ पे यांगशु और उस चिंग के बीच ही ड्यूअल फाइट कराई जाती है। अब चिंग की एक खूंखार स्केली स्नेक की सोल पेट होती है जिसे अवेकन करते ही वो सीधा यांगशु के फॉक्स को खाने के लिए उसे ऑर्डर देता है। अब यांगशु की जो सोल पेट मॉक्सी होती है वो लगातार अपने पंजों से उस स्केली स्नेक पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी है कि उसे इफेक्ट नहीं होता। आगे हम इन दोनों पेट्स के बीच कमाल की फाइटिंग को देखते हैं जो कि अपने अपने मास्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। अब आगे वो स्नेक अपने जहरीले वेनम से मॉक्सी पे अटैक करता है। अब इस वेनम से मॉक्सी अपने स्नेक अटैक से तो बच जाती है, लेकिन अब आगे इनकी फाइटिंग काफी क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच जाती है। यहाँ पे लगातार मॉक्सी अपने पंजों से उस स्नेक को डैमेज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इसमें नाकाम रह जाती है क्योंकि मॉक्सी अभी भी कल रात की इंजरी से हील नहीं हो पाई है और इस तरह से लगातार अटैक करने से उसके पंजे अब काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। अब आगे किंग उसे चिढ़ाने के लिए कह रहा होता है कि मेरा शिकार जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उसे खाने में मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आगे वो अपने स्नेक को ऑर्डर देता है कि वो जा करके मॉक्सी को तुरंत ही डिफोर कर जाए। मॉक्सी भी वहीं पे खड़ी रह जाती है और अपने सीक्रेट अटैक का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो स्नेक अपना मुंह फाड़ता है उसे खाने के लिए मॉक्सी भी उसके पेट के अंदर चली जाती है। इससे सभी को लगता है कि यहाँ पे चिंग की जीत हुई है, लेकिन तभी मॉक्सी उस स्नेक के पेट के अंदरूनी हिस्से पे अपने पंजों से अटैक करती है और उसके पूरे शरीर को चीर देती है। अब यहाँ पे किंग का वो जो स्नेक पेट होता है वही मर जाता है और अब जबकि सोल पेट मर चुका है तो नियम अनुसार चिंग की बॉडी को डेमन के आगे फेंक दिया जाएगा ताकि वो इसकी स्पिरिट को खा जाए, लेकिन चिंग यहाँ पे इस तरीके से मरना पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है। अब यहाँ मॉक्सी की इस 9th लेवल की स्ट्रेंथ देख करके सभी हैरान रह जाते हैं। इसकी कैमोफ्लेज स्किल्स यानी रूप को परिवर्तन करने की जो स्किल होती है इसकी तारीफें करने लगते हैं। लेकिन वही मास्टर काओ जिसने यांग फैमिली से एक असेसमेंट साइन किया होता है कि वो चू फैमिली के यंग मास्टर को जान से मार डालेगा यानी कि यांगशु को, इसीलिए वो ये सोचते हुए कि यांग फैमिली द्वारा किए गए मैटर्स को वो इस तरह से डीले नहीं छोड़ सकता और वो अब खुद ही मैदान में उतरेगा यांगशु को मारने के लिए। अब आगे यांगशु को खत्म करने के लिए सबसे पहले मास्टर काओ जो होते हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बैरियर लगा देते हैं ताकि उसके सोल पेट मॉक्सी बाहर निकल करके अपने मास्टर की मदद ना कर पाए। अब आगे सभी सोच रहे होते हैं कि यांगशु तो इस फाइट में जीत गया तो फिर मास्टर काओ इसे क्यों मारना चाहते हैं, जिसमें मास्टर काओ यहाँ सभी से कहते हैं कि मैंने इसे मौका दिया था सच्चाई को एक्सेप्ट करने का, लेकिन इसने ये छुपाए रखा और कल रात जिसकी मौत हुई है उस गुमो को मारने वाला यही है, इसीलिए इसे सबक तो सिखाना होगा। अब जैसे ही यहाँ मास्टर काओ उसे मारने के लिए अपने वुल्फ पेट को ऑर्डर देते हैं, हमें उसी विलन की आवाज सुनाई देती है जो कि काओ से कहता है कि इसे छोड़ दो। अब मास्टर काओ तो उसका सर्वेंट होता है इसीलिए जल्दी उसके सामने झुक जाता है। अब यहाँ वो विलन उससे कहता है कि इस लड़के के अंदर मैंने व्हाइट डिमन को इम्प्लांट किया है और इसकी क्वालिफिकेशन उस व्हाइट डिमन के लिए एक अच्छा होस्ट साबित होगी, इसीलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर का इंतजार करना होगा। तब तक इसके अंदर के व्हाइट डिमन को इस लड़के के सोल पावर पे जिंदा रहने दो। अब वो विलन लॉर्ड जिया होता है। इसके आदेश का पालन करते हुए
मास्टर काओ फिलहाल के लिए यांगशु को छोड़ देता है, ये कहते हुए कि अभी थोड़े दिनों की और जिंदगी तुम्हें दे देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगशु यहाँ अपने पेट से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो जल्द ही इस डेमन आइलैंड से भाग जाएंगे और फिर एक आजादी की जिंदगी जिएंगे, जहाँ पे वो अपने पेट को चू फैमिली में ले जाएगा, जहाँ उसे किसी भी तरह के ह्यूमिलिएशन को सफर नहीं करना होगा और उस समय तक वो इंतजार करेगा जब तक वो पावरफुल ना हो जाए और मास्टर काओ का सामना करे। अब आगे यांगशु उसी सोल क्रिस्टल को मॉक्सी को फीड करने के लिए देता है, क्योंकि मॉक्सी जैसी नस्ल वाले एनिमल्स को नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए इसी तरह के एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है। आगे यांगशु उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग दे रहा होता है और अपने इस मून नाइट फॉक्स की पावर को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, जिसके कारण अब वो लेवल अप कर जाती है और अब उसके पास पहले से ज्यादा नोकीले पंजे भी हैं। अब अगले सीन में हम मास्टर काओ को देखते हैं, जो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर लॉर्ड जिया उस लड़के के अंदर अपने डीमन को क्यों रेज करवाना चाहते हैं, लेकिन उसने यांग फैमिली से जो असेसमेंट साइन की है उसे भी जल्दी पूरा करना होगा। आगे उसका बंदा आके बताता है उसने 10 सर्वेंट्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया है और वो दूसरे आइलैंड से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसीलिए वो दूसरे आइलैंड से होने वाले इस बैटल अरेंजमेंट के लिए पूछने आया है। अब अगले सीन में हम यांगशु को जंगल में कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे उसकी मुलाकात कुछ बंदों से होती है। अब ये वही दूसरे आइलैंड्स के सर्वेंट्स होते हैं जो कि किसी गैंगस्टर की तरह सभी से जबरदस्ती सोल क्रिस्टल वसूल कर रहे होते हैं। अब यहाँ इनका पाला यांगशु से तो पड़ता है, लेकिन वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं, तुम जैसे ट्रैश से अगर हम लड़ लेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे और तुम्हारे जैसे ट्रैश सोल पेट से लड़ना तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अब यहाँ पे यांगशु उनके सामने चुप ही रह जाता है, क्योंकि अगर वो इनसे फाइट करे और इनकी मौत हो जाए तो मास्टर काओ फिर से उसे जान से मारने के लिए मैदान में उतर जाएंगे, इसी चीज को बहाना बना करके। लेकिन अभी यांगशु इतना पावरफुल नहीं है कि मास्टर काओ को अपना ओपोनेंट बना ले, इसीलिए वो दूसरी जगह चला जाता है प्रैक्टिस करने को। आगे जब वो अपने साथियों के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने इनके 2 बंदे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। उनके पास जो सोल क्रिस्टल था वो उनसे छीन लिया है और उस गैंग का लीडर वो जा था, जो कि दूसरे आइलैंड से आया है हमारे साथ बैटल कंपटीशन करने के लिए। अब यहाँ यांगशु की याद आता है कि ये बॉस जहाँ वही बंदा है जिसने कल रात उसे बुले किया था। अब आगे वो बैटल कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पे 2 अलग अलग आइलैंड्स के जनरल्स बैठे होते हैं। अब पहला मुकाबला शुरू किया जाता है, जहाँ पे फर्स्ट जनरल गॉमिंग के सर्वेंट्स की फाइट मास्टर काओ के सर्वेंट से कराई जाएगी। मींस कि उसी बॉस झाफेंग की टीम का मुकाबला यांगशु की टीम के साथ होगी। अब दोनों साइड्स के 10-10 सर्वेंट वहाँ एंट्री लेते हैं। अब इन 20 का मुकाबला कराया जाएगा और जो जीतेंगे उन्हें ही डेमन पैलेस भेजा जाएगा। अब यहाँ कंपटीशन के रूल बताए जाते हैं कि उन दोनों टीम को एक स्पिरिचुअल बाउंड्री के अंदर ही फाइट करनी होगी और इसमें सिर्फ उनके सोल पेट्स ही फाइट करेंगे और यहाँ पे उस सोल पेस्ट के मास्टर को मारना पूरी तरह से फॉरबिडन है, यानी कि सिर्फ सोल पेट आपस में लड़ाई करेंगे, उनके मास्टर्स के बीच कोई फाइट नहीं होगी, न ही उनपे किसी तरह का अटैक किया जाएगा और ये फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक दूसरी पार्टी खुद यहाँ सरेंडर ना कर पाए या उसका सोल पेट जान से ना मारा जाए। कि तभी झाफेंग की टीम की एक लड़की उनसे कहती है कि तुम लोगों से जो हमने सोल क्रिस्टल लिए थे वो तो बेकार निकले और हो सके तो कम से कम इस फाइट में जिंदा रहने की कोशिश करना, जो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। अब यहाँ यांगशु की टीम ये जानते हुए कि कल रात जो सोल क्रिस्टल चोरी किए गए थे ये इन लोगों ने ही किया था, तभी उन्हें सुनाने लगते हैं कि देखो अब हम इसका बदला तुम लोगों से कैसे लेते हैं। अब एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है और सभी सर्वेंट्स अपने अपने सोल पेट्स को अवेकन कर लेते हैं। सबसे भयानक और खूंखार जो सोल पेट होता है वो उसे झाफेंग का होता है, जो कि एक 3 आइज स्केल बीस्ट होता है। अब दोनों टीम के जो सोल पेट्स होते हैं वो एक दूसरे से भिड़ते हैं और उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर उसी झाफेंग का ही सोल पेट होता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि उसके रास्ते में जो दूसरे सोल पेट्स आते हैं वो उन्हें उठा करके फेंक देता है। अब वो जनरल गॉमिंग जो होता है वो अपनी इसी टीम पे इतरा रहा होता है और उस मास्टर काओ से कहता है कि इस बार तुम्हारी टीम तो हमसे कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि तुम्हारी टीम के सारे सर्वेंट्स को जो सोल पेट्स हैं वो काफी कमजोर मालूम पड़ते हैं। इस पे वो दूसरा जनरल यहाँ मास्टर काओ से कहता है कि लगता है कि इस बार तुम्हारा लक साथ नहीं देने वाला। अब हमें वापस से बैटल सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे यांगशु सभी से कहता है कि वो उस स्केल बीस्ट का सामना कर लेगा और बाकी के जो कमजोर सोल पेट्स हैं उन्हें तुम लोग देख लेना। अब आगे जो मास्टर काओ होते हैं वो उस दूसरे जनरल से पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने इसके बारे में सुना है कि यहाँ के सभी आइलैंड्स का जो चीफ ओनर है, यानी कि वो लॉर्ड जिया के बारे में यहाँ कह रहा है, उसने रूल्स बनाए हैं कि उसके ऑर्डर के मुताबिक कोई भी चू फैमिली के इस मेंबर यानी यांगशु को ना छुए। जिसपे वो दूसरा जनरल उसे कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें उस यांगशु को मारने का एक अवसर जरूर मिलेगा, इसीलिए इतने उतावले मत बनो। अगला सीन हमें बैटल फील्ड का दिखाया जाता है,
जहाँ पे मॉक्सी जो होता है वो उस स्केल बीस्ट पे अपना स्नीक अटैक करता है, जिसपे उसका मास्टर उसे ये कमांड करता है कि अभी वो इस फॉक्स से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि उस रॉक डिमन को जा करके मारे जो कि उसके साथी के सोल बीस्ट को मार रही है। और आगे अब अपनी टीम की एक लड़की से कहता है कि वो उस फॉक्स का सामना करे। अब आगे उस लड़की के सोल पेट एक हाइना की होती है जो कि मॉक्सी का पीछा करने लगती है और अब आगे उस पे अटैक भी करती है, लेकिन यहाँ मॉक्सी उसके हर हमले से बच रही होती है। लेकिन यहाँ ज़ाफिंग की टीम के जो सोल पेट्स होते हैं वो धीरे धीरे यांगशु की टीम के सोल पेट्स पे भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें हरा देते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और घायल सोल पेट जो होता है वो लड़ने के काबिल नहीं होता, इसीलिए उसे अपने मास्टर के पास वापस जाना होता है। अब ये देख के जो फर्स्ट जनरल होता है वो फिर से मास्टर कॉ को यहाँ नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये पहला राउंड का जो गेम था वो तो कुछ ज्यादा दमदार नहीं था और शुरू होते ही ये खत्म हो चुका है और इसमें डेफिनेटली मेरी ही टीम जीतने वाली है। और यहाँ मास्टर कॉ सोच लेता है कि अगर उस यांगशु की वजह से उसकी टीम यहाँ पे हार जाती है तो आज फिर उसके लिए मौत तो पक्की है। इधर दूसरी तरफ यांगशु का जो टीममेट होता है वो ये देखता है कि उसके जो सारे टीममेट्स हैं उनके सोल पेट से एक एक करके वापस आ रहे हैं अपने मास्टर की बॉडी पे, इसीलिए वो यांगशु को ये ऑर्डर देता है कि वो किसी भी तरह से उस हाइना से हम सबका पीछा छुड़ाए। और वहीं यूतिंग भी अब तक मैदान में टिकी हुई रहती है, जिसकी सोल पेट एक फ्लावर डिमन की होती है। उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि उसे किसी भी तरह से उस स्केल बीस्ट का रास्ता रोके रखना है। अब यहाँ यूतिंग की जो सोल बीस्ट फ्लावर डिमन होती है वो अपने टेंटिकल से उस बीस्ट का रास्ता रोक रही थी, जिससे अब उस बीस्ट को ये नजर नहीं आता कि उसके सामने कौन सा ओपोनेंट सोल पेट आ रहा है। इसीलिए वो अपने एक दूसरे साथी जिसकी सोल पेट एक विंड डेमन की होती है उसे ये ऑर्डर देता है कि अब वो आगे की कमान संभाले। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ जो मॉक्सी होता है वो बस एक ही अटैक में उस हाइना पे ऐसा वार करता है कि वो सोल पेट अपने मास्टर के पास वापस चली जाती है। अब आगे मॉक्सी जो होता है वो एक और सोल पेट जो कि लिजर्ड होता है उसे भी घायल कर देता है और यहाँ फिर से अब कमान यांगशु की टीम के पास आ जाती है। धीरे धीरे करके वापस से उनके सारे सोल पेट्स मैदान में उतर जाते हैं। अब यहाँ बिल्कुल ही पासा पलट चुका होता है, जिसे देख के वो जो फर्स्ट जनरल होता है वो यहाँ डिसअपॉइंट हो जाता है कि कहीं उनकी ही टीम ना हार जाए। अब यहाँ पे जो एल्डर होता है वो मास्टर कॉ को तारीफ करता है कि इस बार तुम्हें अच्छे खासे सर्वेंट्स मिले हैं, सबसे अच्छा तो वो मूनलाइट फॉक्स है जिसके मास्टर ने वाकई में उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। अब आगे यहाँ जो ज़ाफिंग होता है वो ये समझ जाता है कि उसे सबसे पहले इस फ्लावर डिमन को मारना होगा जो कि उसे काफी देर से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फिर उसके बाद में वो यहाँ के सबसे पावरफुल ओपोनेंट जो कि वो मूनलाइट फॉक्स है इसे देख लेगा। इसी के लिए वो अपने एक साथी जिसकी सोल पेट एक विंड डिमन की होती है उसे फ्लावर डिमन के पीछे लगा देता है। अब यहाँ पे इन दोनों की आपस में फाइट होने लगती है और वो स्केल बीस्ट आजाद हो जाता है। अब इधर दूसरी तरफ मॉक्सी को यांगशु ये ऑर्डर देता है अगर उन्हें यहाँ जल्द से जल्द जीतना है तो उन्हें सबसे पहले उस स्केल बीस्ट को मारना होगा। अब उसके साथ साथ कई और सोल पेट भी उसके पीछे जाते हैं उस स्केल बीस्ट को अपना शिकार बनाने। अब यहाँ मॉक्सी अपने कैमोफ्लेज स्किल का यूज करता है जिससे वो अपना एक क्लोन बना लेता है। जब वो स्केल बीस्ट उसे आगे खाने के लिए बढ़ता है तो पता चलता है वो सिर्फ उसका क्लोन था। अब आगे मॉक्सी अपने नोखिलो पंजों से लगातार उस पे अटैक करता है। अब ये देख के यहाँ पे ज़ाफिंग हंसने लगता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ये जो स्केल बीस्ट है वो इतने छोटे छोटे नाखूनों से यूं ही ढेर हो जाएगी? इसकी चमड़ी इतने मोटे खाल की है कि इसे खरोच भी नहीं आएगी, इसलिए तुम अपने इस छोटे से फॉक्स के पंजों को देख लो, कहीं वो टूट तो नहीं गया होगा। जिसमें यांगशु उससे कहता है कि मेरे सोल पेट को नहीं बल्कि अपने सोल पेट को देखो, और लगता है कि तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारे सोल पेट की भी एक वीकनेस है, और जो भी अपने सोल पेट की वीकनेस पे ध्यान नहीं देता वो आखिरकार फेल हो जाता है। अब बाकी के जो सभी सोल पेट्स होते हैं यहाँ अपने बॉस के सोल पेट की प्रोटेक्शन करने लगते हैं क्योंकि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। लेकिन उन सभी पे यांगशु के जो टीम के सोल पेट्स होते हैं वो बारी बारी से अटैक करते हैं। इनमें से एक रॉक डिमन होता है, एक ईगल डिमन होता है, एक फ्लावर डिमन होती है और एक कैटरपिलर होती है। ये सभी मिल करके उस स्केल बीस्ट वाले सोल पेट को घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक वो जो विंड डिमन होता है वो अब भी अपने बॉस की स्केल बीस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और अब आगे वो एक ऐसा बवंडर क्रिएट करता है जिसमें सारे सोल पेट्स अंदर खींचे चले जाते हैं। अब यहाँ वो बंदा उनसे कहता है कि भले ही मेरे बॉस की स्केल बीस्ट की एक वीकनेस है, लेकिन मेरा ये जो विंड डिमन है उसकी कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए तुम सभी मिलकर भी इसे नहीं हरा पाओगे। अब आगे मॉक्सी जानबूझ करके उसके विंड बवंडर में चला जाता है और उसे एक जोरदार खरोच मारता है,
और सिर्फ उसके एक ही बार हिट करने से वो विंड डेमन नीचे गिर जाता है और वापस से वो सोल पेट अपने मास्टर के अंदर चली जाती है। अब आगे उसी मूनलाइट फॉक्स ने सभी को हरा दिया जाता है और एल्डर यहाँ पे यांगशु की टीम को विजेता घोषित करते हैं। अब यहाँ सभी लोग यांगशु को कांग्रेचुलेट करते हैं और उसके लिए हूटिंग भी करते हैं। लेकिन इस बैटल कंपटीशन का अभी भी राउंड 2 बचा होता है, क्योंकि एक दूसरे आइलैंड के जनरल भी अपने सारे सर्वेंट से यहाँ इनसे कम्पीट करने के लिए लाए थे। अब अगली सीन में हम उसी दूसरे जनरल को देखते हैं जो कि मास्टर काओ से कहता है, इस बार जो तुमने टारगेट सेट किया है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और लगता है कि इसे मारना आसान नहीं होगा। और तुमने ये भी बताया था कि इसके अंदर एक व्हाइट डीमन भी है और अगर तुम इसके अंदर से इसकी सोल पेट को निकाल लेते हो तो फिर वो व्हाइट डीमन इसी की एनर्जी को डिवोर करने लगेगा। फिर हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई चांस है और तब तुम इसे मार सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये मैनेज करना होगा कि काफी देर तक तुम इस लड़के के अंदर के सोल पेट को बाहर रखे रहो। अब सेकंड राउंड रात के पहर में शुरू किया जाता है, जहाँ पे अब यांगशु की टीम का मुकाबला उस दूसरे जनरल लियो की टीम से होने वाला है, जिसके टीम का कैप्टन किलियो है। अब एक बार फिर से वो स्पिरिचुअल बाउंड्री का घेरा लगता है और सभी अपने अपने सोल पेट को अवेकन कर लेते हैं। वहाँ पे चारों तरफ ऑडियंस में ये बातें चलने लगती है कि इस यांगशु की टीम ने तो पहली टीम के जाफिंग को तो आसानी से हरा दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब इनका सामना इस किलियो से होने वाला है, जो कि उनसे भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। अब आगे यहाँ पे कॉन्टेस्ट शुरू होता है। हाँ, अब की बार हम एक से बढ़ के एक सोल पेट्स को देखते हैं और फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे सभी मास्टर अपने अपने सोल पेट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि किस तरह से फाइट करनी है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ यांगशु की टीम हारने की कगार पे पहुंच जाती है, क्योंकि किलाओ के जो टीम के सोल पेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और अपने एक ही सेकंड में वो ऐसे ऐसे मूव और ऐसे ऐसे अटैक वो दूसरे सोल पेट्स पे करते हैं कि सभी के सभी इंजर्ड होते हुए अपने मास्टर के अंदर वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ यांगशु का टीममेट सभी को मोटिवेट करता है और अपनी सुबह की हुई जीत को सभी को याद दिलवाता है। इससे सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और फिर से एक बार बैटल फील्ड में चले जाते हैं। अब आगे हम किलियो के देखते हैं, जिसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है और वो मोक्शी को हराना होता है। अब ये बात तो यहाँ यांगशु भी समझ चुका था, इसीलिए वो यहाँ यूतिंग से कहता है कि तुम तभी तक मैदान में बने रहना जब तक तुम फाइट कर सकती हो, और ये जानने के बाद कि अब तुम्हारे अंदर लड़ने की कैपेसिटी नहीं है तो तुम अपने आप को सरेंडर कर देना। और एक बार फिर से यहाँ यांगशु की टीम के सारे सोल पेट्स तैयार हो जाते हैं फाइट करने को। सबसे पहले फ्लावर डीमन जाती है और उन सब पे अटैक करने की कोशिश करती है, जिसपे किलियो की टीम का एक बंदा उससे कहते हैं कि इस तरह के जो सोल पेट्स होते हैं, इस तरह के लो ग्रेड के सोल पेट को सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इस तरह की खतरनाक फाइटिंग के लिए नहीं। अब इस बंदे की जो सोल पेट होती है वो एक अजीब से डीमन की होती है, जो मैदान में उतरते ही अपने एक ही अटैक से यूतिंग की जो फ्लावर डीमन की सोल पेट होती है उसके सारे टेंटिकल्स को काट देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है कि तभी बैटल फील्ड का जो भार होता है वो रॉक डीमन पे आ जाता है। आगे यहाँ वो अपने रॉक से सभी पे अटैक करता है, लेकिन वही यांगशु को कुछ बुरा होने का अंदेशा फील होता है कि तभी अचानक से उसी डीमन के जो टेंटिकल्स होते हैं वो सभी सोल पेट्स पे अटैक करने लगते हैं। अब वो डीमन यहाँ मोक्शी पे भी अटैक करता है, लेकिन वो टेंटिकल्स मोक्शी से टच होते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि तभी उसका कैप्टन किलाओ जो होता है वो अपने टेंटिकल से बाकी सभी सोल पेट्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण यांगशु का जो कैप्टन होता है उसे भी हर्ट हो जाता है। लेकिन यांगशु का कैप्टन उससे कहता है अगर तुम इस फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो तो करो, लेकिन याद रखना कि हमारी बेहतरी इसी में है कि हम यहाँ पे सरेंडर कर जाएं, क्योंकि अभी उसके सारे जो टीममेट्स होते हैं वो बुरी तरीके से इंजर्ड थे। इसीलिए अब यांगशु भी यही सोचता है कि इस तरह से फाइट करने का कोई फायदा नहीं, और वो सरेंडर करने के लिए अपनी भी सोल पेट यानी मोक्शी को बुला रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि मोक्शी यहाँ यांगशु के बॉडी में पहुँच पाती, एक डीमन सोल पेट उसका पीछा करने लगती है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वो मोक्शी को उस बाउंड्री के अंदर ही जकड़ लेती है। लेकिन अब यहाँ पे मास्टर काओ का हमें पूरा खेल समझ में आता है। उसी ने ये षड्यंत्र रचा है ताकि यांगशु के सोल पेट को उससे दूर कर दिया जाए, जिससे यांगशु कमजोर हो जाएगा और फिर उसके अंदर जो व्हाइट डीमन है उसे अगर सोल पावर नहीं मिलेगी तो वो यांगशु के ही स्पिरिट को डिवोर कर लेगा। आगे यहाँ यांगशु मोक्शी को बुलाने के लिए अपनी माइंड थॉट का प्रयोग करता है, लेकिन उसके सोल थॉट्स को भी कट कर दिए जाते हैं, जिससे वो अपने फॉक्सी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इससे यांगशु यहाँ समझ जाता है कि ये सारा किया कराया मास्टर काओ का है। आगे मास्टर काओ से कहते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग बैटल को तुम बीच में ही क्यों खत्म करना चाहते हो, क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी थोड़ा और एंजॉय करते हैं। अब आगे पूरी तरह से वो मोक्शी को जकड़ चुका होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है।
तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था उस ब्लू डेमन आइलैंड पे 2 आइलैंड्स के सर्वेंट्स के बीच कंपटीशन हो रही होती है, जहाँ पे दूसरी आइलैंड की टीम यांगशु की टीम पे भारी पड़ रही होती है। इसीलिए यांगशु और बाकी समेत यही डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को बचाते हुए इस गेम से विड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही यांगशु अपने सोल पेट को अपने पास बुलाने ही वाला होता है कि हम मास्टर काउ को देखते हैं, जो उसके सोल पेट मॉक्सी को एक सील में कैद कर देता है। यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मॉक्सी जो होता है उसने उसी सील का यूज किया होता है उस सील को ब्रेक करने के लिए, और अब उस शील को तोड़ने के बाद वो उस बाउंड्री से निकलने की कोशिश करता है। वो लगातार अपने पंजों से इस बाउंड्री के शील पे अटैक करता है, लेकिन वो नहीं टूट रहा था। इधर यांगशु भी यहाँ अपने सोल पेट से मेंटली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पुकार नहीं पाता क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन को ही मास्टर काउ ने ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे यांगशु मॉक्सी से कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे मर गए मेरे अंदर की जो व्हाइट डेविल है वो पूरी तरह से मुझे डिवोर कर जाएगी। इधर मॉक्सी भी लगातार कोशिश करके पूरी तरह से थक चुका होता है कि तभी उस बाउंड्री के अंदर उस पे एक लायन डिमन अटैक करता है। यहाँ मॉक्सी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कैमोफ्लेज स्किल का यूज करता है। उस बाउंड्री के अंदर जो दूसरी आइलैंड टीम के सारे डिमन सोल पेट होते हैं सभी यहाँ जोरदार दहाड़ मार के मॉक्सी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉक्सी भी एक जोरदार दहाड़ के साथ उन्हें ललकारता है। इसे देख करके यहाँ मास्टर काउ भी कहने लगता है कि अब देखते हैं कि तुम्हारी ये जो सोल पेट है वो कितनी देर तक अपनी सोल पावर को इस तरह से बचाए रख पाएगी। और उसके मास्टर यानी यांगशु के अंदर उसके सोल पेट ना होने के कारण यांगशु में बहुत कम सोल पावर रह जाएगी। जैसे ही उसके अंदर की सोल पावर कम होगी के अंदर का व्हाइट डेमन उसी की ही स्पिरिट को डिवोर कर जाएगा। दूसरी तरफ यांगशु ये सोचकर परेशान हो रहा होता है उस बाउंड्री के अंदर अकेले मॉक्सी को दूसरी टीम के पूरे 10 सोल पेट्स के साथ मुकाबला करना होगा, इसीलिए हर स्टेप उसे बहुत सावधानी से उठाना होगा। आगे दूसरी टीम का एक बंदा अपने फायर सोल पेट का यूज करता है और मॉक्सी को एक आग के बवंडर के घेरे में ले लेता है, लेकिन मॉक्सी को हम वही दृढ़ता से खड़ा देखते हैं। वो तो वहाँ से जरा भी टच से मस नहीं होता और देखते देखते ही वो आग बुझ जाती है। ये देख के सारे हैरान रह जाते हैं कि ये जो लिटिल मून फॉक्स है ये तो फायर से पूरी तरह से इम्यून है, इसे आग छू भी नहीं सक रही है। अब यहाँ पे यांगशु तो मॉक्सी को कंट्रोल नहीं कर सक रहा था, लेकिन मॉक्सी भी सारे मूव्स को जानती थी कि उसे कब क्या मूव करनी है। इसलिए अब उन दूसरे सोल पेट्स पे अटैक करने के लिए वो अपने हायर लेवल को अवेकन करती है और अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है और उनमें से एक सोल डेमन को वो वहीं पे ढेर कर देती है, क्योंकि वही फायर डेमन होता है जो कि वापस से अपने मास्टर की बॉडी में चला जाता है। अब आगे वहाँ पे बचे हुए सारे डेमन सोल पेट्स मॉक्सी पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब उस दूसरी टीम के कैप्टन कीलो का जो सोल पेट होता है वो एक राइनोसोरस होता है, तेजी से आगे बढ़ता है और मॉक्सी को एक फायर शील्ड के अराउंड कैद कर लेता है। दूसरे सोल पेट्स भी अपनी अलग अलग मूव से एक साथ ही मॉक्सी पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन मॉक्सी अब तक अपनी स्नीक अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए है। वो इन सब के अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो अकेला है और ये सारे डेमन सोल पेट्स उस पे भारी पड़ रहे हैं। मॉक्सी को वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसे देख करके यांगशु भी काफी परेशान है, लेकिन एकाएक तभी हम देखते हैं कि मॉक्सी ने अपने नोखिलो पंजों का यूज किया है और उसने उस राइनोसोरस की हॉर्न्स को ही तोड़ दिया है, जिससे वो इंजर्ड तो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मॉक्सी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मॉक्सी पे एक जोरदार हिट करता है जिससे वो उस बाउंड्री से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। इधर यांगशु के अंदर की जो सोल पावर होती है बिना उसके सोल पेट के काफी कम हो रही थी। लगता है कि अब उसके अंदर का व्हाइट डेमन अब उस पे हावी होने लगा है। इधर मॉक्सी भी इंजर्ड हो चुकी होती है और सारे सोल पेट्स के जो डेमन थे वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मॉक्सी के अंदर न जाने किस तरह की हिम्मत है कि वो फिर से एक बार उठ खड़ी होती है, जो उन सभी की तरफ तेजी से बढ़ती है। कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी विलेन लॉर्ड जिया को दिखाया जाता है, जो कि इन सारे आइलैंड्स का ओनर है। के पास एक सर्वेंट आके कहता है कि जिस चीज की तलाश वो इन आइलैंड्स पे कर रहे हैं उसे अब तक नहीं मिला है। फिर लॉर्ड जिया उसे कहता है कि हमें किसी भी हालत में उस चीज को ढूंढना ही होगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन इस प्रोसेस में अगर तुम्हें सोल अलायंस के लोग दिख जाए तो उन्हें इग्नोर कर देना। आगे वो ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि उस जिस व्हाइट डेमन को उसने यांगशु के अंदर इम्प्लांट किया था, देखते हैं कि वो आखिर कैसे ग्रो अप कर पाता है। आगे वो अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर भी देता है कि प्रिंसेस जल्दी आने वाली है। प्रिंसेस को मुझसे मिलने के लिए तुम्हें उसे ग्रीन डेमन आइलैंड तक ले जाना होगा। इस ग्रीन डेमन आइलैंड में ही मैं जाकर के प्रिंसेस से मिलूंगा।
आगे हमें वापस से बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉक्सी घायल होते हुए भी अपने नोकीले पंजों का यूज करते हुए उस राइनोसोरस पर एक जोरदार अटैक करती है, जिसे वो वहीं ढेर हो जाता है। इसे देख करके बाकी जो सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं वो वाकई में काफी हैरान हो जाते हैं कि उस बाउंड्री के अंदर वियांशु का ही इकलौता सोल पेट है जो अकेले उन 10 डिमन सोल पेट से लड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ जो मास्टर काओ होते हैं वो यांगशु को मेंटली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यांगशु की विल पावर को देखकर लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सोल वॉरियर है, जिसने अब तक अपने अंदर उस व्हाइट डेमन को सप्रेस कर रखा है, उसे बाहर आने नहीं दे रहा। इधर मास्टर काओ अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है यांगशु को जान से मारने के लिए, लेकिन यांगशु उसकी मेंटल पावर से इम्पैक्ट नहीं होता। आगे बादल छटते हैं और वापस से हमें चांद की रोशनी दिखाई देती है। चांद की रोशनी दिखती है, हमारी मूनलाइट फॉक्स जो होती है वो ग्लो करने लगती है और अब सिर्फ उस बाउंड्री के अंदर दूसरी टीम के सिर्फ 6 सोल पेट्स ही बचे हैं, जिनका मुकाबला मॉक्सी को अकेले ही करना है। आगे मॉक्सी की चांद की रोशनी में उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और अब वो बाकी सोल पेट्स की तरफ खूंखार भरी नजरों से देख रही होती है और अपने सोल ब्लेड का यूज करती है और बस एक ही बार के मूव में वो 2 सोल पेट्स को घायल कर जाती है। वो इतनी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं कि वापस से अपने मास्टर की बॉडी में चले जाते हैं। अब सिर्फ 4 बचे होते हैं और जिनमें से एक का खात्मा करने के लिए वो अपने सोल फ्लेम का यूज करती है। अब आगे वो उस कांटे वाले डेमन पे अटैक करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि अपने नोकीले थ्रोन से यहाँ पे लगातार मॉक्सी पे अटैक करता है और मॉक्सी यहाँ काफी आसानी से उसके नोकीले कांटों को डॉज कर लेती है। लेकिन अब उस कैप्टन के सोल पेट की बारी होती है। उस कैप्टन का सोल पेट जो कि एक घोस्ट डेमन होता है वो मॉक्सी पे लगातार अटैक्स करने लगता है और मॉक्सी उसे बचने के लिए अपना स्नीक अटैक उस पे करती है और सबसे पहले उस थ्रोन वाले मॉन्स्टर डेमन से वो फाइट करती है, क्योंकि वो जो कांटे वाला मॉन्स्टर होता है मॉक्सी पे लगातार अटैक्स कर रहा होता है। इसलिए मॉक्सी अपने सोल चार्म का यूज करती है और उस पे एक ऐसा अटैक करती है कि वो जलने लगता है और वापस से अब वो थ्रोन मॉन्स्टर भी अपने मास्टर की बॉडी में चला जाता है, इससे उसके मास्टर की बॉडी भी जलने लगती है। इस पे जो जनरल ली होता है वो अपने ही सर्वेंट से कहने लगता है कि तुम्हें इतना बेसिक रूल भी नहीं पता है, पर तुम्हारा सोल पेट फ्लेम में जल रहा होगा और वापस से तुम्हारी बॉडी के अंदर आएगा, उस आग की चपेट में तुम खुद आ जाओगे, तो इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, ये काफी बेसिक रूल है। इवन उसका खुद का कैप्टन ही उसी ही दोष देता है कि तुम एक सोल पेट मास्टर होने के लायक ही नहीं हो। आगे जो जनरल ली होता है वो अपनी ही टीम के कैप्टन से कह रहा होता है कि अगर तुम इस गेम को नहीं जीत पाए तो याद रखना कि तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सबको खुद ही मार डालूंगा। इस पे वो कैप्टन उसे ये जवाब देता है कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है और हम तो कभी नहीं हारेंगे। अपने एक साथी से कहता है मॉक्सी पे अटैक करने के लिए अपने विंड डेमन का यूज करो। अब आगे उस विंड डेमन के अटैक के कारण मॉक्सी एक हवा के बवंडर में फंस जाता है और उसकी हवा इतनी तेज होती है कि वो मॉक्सी को ऊपर उठा लेती है, फिर अचानक से नीचे जमीन पे गिरा देती है। इससे सभी को लगता है कि अब मॉक्सी खत्म हो चुकी है और दोबारा से नहीं उठ पाएगी। लेकिन अभी इस गेम को जीतने के लिए उस बाउंड्री के अंदर 2 सोल पेट्स और भी हैं जिन्हें मॉक्सी को खत्म करना होगा। यांगशु उसे मोटिवेट करता है और उठने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर अब सिर्फ 2 सोल पेट्स ही बचे हैं। मॉक्सी यहाँ हिम्मत दिखाते हुए उठ तो जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर है। अब उसे जीतने के लिए इन दोनों सोल पेट्स को हराना ही होगा और सबसे पहले वो उस विंड डेमन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब वो विंड डेमन लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन मॉक्सी उसके अटैक्स को डॉज कर लेती है। जैसे ही मॉक्सी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो घोस्ट डेमन उस विंड डेमन को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन लास्टली जब मॉक्सी उस पे अटैक करने के लिए अपने फ्लेम को रिलीज करती है, पाती है कि अब उसके फ्लेम्स रिलीज ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसी बात का फायदा वो कैप्टन उठाता है कि अब इस मूनलाइट फॉक्स को मारना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, कि इसके बाद इसकी सबसे खतरनाक वेपन वो सोल फ्लेम है ही नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट यही फिनिश होता है। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं से अब मेंटली जो बात करने की स्ट्रेंथ होती है मास्टर काओ ने वो कट कर दिया होता है, के कारण अब यांगशु से कम्युनिकेट नहीं कर पाता और अब वो उस बाउंड्री में केवल अकेला ही बचा रह गया है। और किस तरह से मॉक्सी ने अपने स्किल का यूज करते हुए उस बाउंड्री के अंदर जो 8 डेमन सोल्स हैं उन सभी को हरा दिया है। अब उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ 2 सोल पेट्स ही बचे हैं, जिन्हें हराते ही मॉक्सी ये गेम जीत जाएगा। लेकिन यहाँ मॉक्सी उन पे अटैक तो करना चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका है कि वो अपने सोल फ्लेम को अवेकन नहीं कर पा रहा। अब इसी का फायदा वो कैप्टन किलाओ उठाता है। इस मूनलाइट फॉक्स को मारने के लिए अब उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ उस कैप्टन का टीममेट ये समझ जाता है कि उसका कैप्टन अब तक उन सभी को यूज कर रहा था
ताकि वो इस मूनलाइट फॉक्स की सोल पावर को कंज्यूम कर सके। मतलब कि वो सिर्फ पीछे खड़ा रह गया और मैदान में लड़ने के लिए अपने टीममेट्स को भेज दिया कि इधर से वो उस मूनलाइट फॉक्स की सोल पावर को कंज्यूम कर सके। और उस टीममेट की भी हालत अब इतनी नहीं होती है कि वो खुद यहाँ पे मोक्शी का अकेला सामना कर पाए, लेकिन उसका कैप्टन उसे ही डांट रहा होता है कि यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, उस फॉक्स से सीरियसली फाइट करना होगा। आगे वो बंदा अपने विंड डिमन का यूज कर रहा होता है ताकि मोक्शी को हरा सके। यहाँ मोक्शी अभी भी बहादुरी के साथ उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है कि भले ही उसकी सोल फ्लेम अब तक अवेकन नहीं हुई है। आगे वो विंड डिमन उस पे एक ऐसा अटैक करता है कि वो बेचारी नीचे गिर जाती है और अब उस कैप्टन को लगता है कि बस अब थोड़ी ही देर में वो मोक्शी को मार डालेगा और ये गेम ओवर हो जाएगी। इधर मास्टर काउ जो होता है वो अभी यांगशु को सप्रेस करने में लगा ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि चांद बादलों से बाहर निकलता है और मूनलाइट की रोशनी फिर से यहाँ मोक्शी को पावर्स देने लगती है। वे यांगशु से कह रहा होता है कि अभी तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक लास्ट मौका है, तो मोक्शी इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसे ही चांद की रोशनी चमकती है ये मोक्शी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। वो तेजी से उस घोस्ट डिमन की तरफ बढ़ता है और अपने मात्र एक ही अटैक से उन दोनों सोल पेट्स को वहीं पे खत्म कर डालता है। अब ये देख के पूरी ऑडियंस यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और वो मोक्शी के लिए चीयर करने लगते हैं और सारी की सारी ऑडियंस यहाँ मोक्शी की तारीफें करने लगते हैं। एक अकेला सोल पेट ये तो उन 10 पे भारी पड़ गया और अकेले ही इसने इस गेम को जीता है, सभी 10 सोल पेट्स को हराते हुए। यहाँ यांगशु भी अपने सोल पेट को शाबाशी दे रहा होता है कि आखिर तुमने कर ही डाला। इस बैटल को देख करके तो मेरे खून में जैसे उबाल होने लगा और अब हम भी इसी तरह की मूनलाइट सोल फॉक्स को ही अपना सोल पेट बनाएंगे ताकि ये ऑफेंस करने के साथ साथ डिफेंस भी करे। इस तरह की चार्मिंग और आइकॉनिक सोल पेट को पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब आगे यांगशु के भी टीममेट उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ यांगशु ही है और अब मास्टर कॉ की हिम्मत नहीं होगी यांगशु से पंगा लेने की। दूसरी तरफ मास्टर कॉ की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, इसीलिए वो जनरल ली से कह रहा होता है कि तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसे तुमने नहीं निभाया, कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी टीम के जो सारे सोल पेट्स हैं वो काफी ज्यादा खूंखार हैं और वो सब मिल करके एक अकेले फॉक्स से नहीं लड़ पाए। जिसपे जनरल ली अपने ही टीम के बंदों को ट्रैश कह रहा होता है, सोच रहा होता है कि उसने किस तरह के वेस्ट को पाल रखा था। तुम सभी तो कचड़े के ढेर के बराबर हो, इसीलिए अब तुम सभी के सोल पेट्स तुमसे अलग किए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी सोल पेट मास्टर के सोल पेट्स उससे अलग हो जाते हैं तो उसके अंदर सोल पावर काफी कम हो जाता है। सोल पावर के कम होते ही मास्टर के अंदर एक डिमन रहता है, वो निकलता है और वो उन्हीं के स्पिरिट्स को खा जाता है। इसीलिए जनरल ली सभी के डिमंस को कॉल आउट करता है, जिसपे उसकी टीम का कैप्टन कीलो से कहने लगता है कि हम लोग तो सिर्फ एक सोल डिसेपल्स ही हैं, हम लोग अपने अंदर के ग्रीन डेमन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इस पे जनरल ली उनसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि या तो इस गेम को जीतो या तो फिर मर जाओ, क्योंकि उस डेमन पैलेस में तुम्हारे जैसे कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ का रूल शुरू से यही बताया गया है कि अगर तुम वीक हो पहले ही गिव अप कर जाओ, वरना तुम्हारे अंडर का सोल डेमन तुम्हें ही डिवोर कर जाएगा। अब आगे वो कैप्टन अपने अंदर का ग्रीन डेमन को अवेकन करता है, क्योंकि उसे सोल पावर की जरूरत होती है। इसलिए अब वो अपने ग्रीन डेमन को उस बाउंड्री के अंदर भेज देता है ताकि मोक्शी के सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सके। अब ये जो डेविल होता है वो सेकंड स्टेज का ब्लू डेविल होता है। अब यहाँ मोक्शी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डेविल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे टकराते ही मोक्शी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब मोक्शी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है कि वो वापस से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। अब यांगशु मोक्शी की इस हालत को देख करके उसके साथ बिताए गए टाइम्स को याद करने लगता है कि किस तरह से मोक्शी ने उसकी हर तरह की सिचुएशन में मदद की थी और किस तरह से यांगशु ने उसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो जरूर आएगा जब वे दोनों हमेशा खुश रहेंगे और इस नर्क जैसी जगह से जरूर बाहर निकलेंगे। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि वो साथ में मिलकर फाइट करेंगे और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। और इधर दूसरी तरफ मास्टर कॉ काफी खुश होता है कि जैसे ही मोक्शी मारा जाएगा यांगशु की भी मौत पक्की है। और इधर मास्टर कॉ यांगशु को पूरी तरह से अपने मेंटल इम्पैक्ट से सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ यांगशु को सिर्फ उसी पल की याद आ रही होती है कि जब वो पहली बार मोक्शी से मिला था, किस तरह से उसने सोल प्रॉमिस किया था कि हम लोग वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचेंगे। और अब यांगशु के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो करने लगती है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो इसका अंत करके ही रहेगा और एक जोरदार चीख के साथ वो वहाँ पे चिंगारता है, जिससे वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी की फ्लो होने लगती है कि वो उस काऊ के
मेंटल इम्पैक्ट की पावर को ही तोड़ देता है। और अब यांगशु मॉक्सी को बचाने के लिए सबसे पहला काम उस बाउंड्री के शील्ड को तोड़ने के लिए एक जोरदार मुक्के से उस पे पंच मारता है, जिससे पूरी बाउंड्री में क्रैक्स आ जाते हैं और वो एकाएक टूट कर बिखर जाती है। यांगशु अंदर जाता है और अपने सोल पेट को अपनी बाहों में उठा लेता है। यांगशु उससे बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका था, इसलिए उसकी हालत देख करके उससे रहा नहीं जाता और गुस्से की आग में वो इस तरह से तप रहा होता है कि उसके अंदर से जो व्हाइट डेविल की एनर्जी रिलीज होती है वो सीधा उस ब्लू डेविल पे जाके पड़ती है, जिससे वो जलने लगता है और वहीं मारा जाता है। जैसे ही वो ब्लू डेविल वहाँ पे मारा जाता है, कैप्टन भी खुद मर जाता है। अब इस पे मास्टर काओ यहाँ यांगशु से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे अंदर की जो अंतिम सोल पावर थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अब अपने अंदर की व्हाइट डेविल को मैं अपनी आत्मा दे करके उसे फीड करानी होगी। जिसपे यांगशु उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मैं नर्क में जरूर भेजूंगा। आगे वो उस मास्टर काओ को ऐसे घूर रहा होता है कि उसके अंदर की जो डिमोनिक फ्लेम होती है वो उस मास्टर काओ को जा लगती है और वो जलने लगता है। जिसपे मास्टर काओ से कहता है कि तुमने ऐसा करने की गलती भी कैसे की, अब तो मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। आगे वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और अपने सोल पेट को अवेकन करता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे निकलती हुई लगातार एनर्जी पूरी धरती को ही हिला बैठती है। आगे वहाँ पे जो एल्डर होता है वो मास्टर काओ को रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम क्या पागल हो गए हो। इसमें मास्टर काओ से कहता है कि यांगशु के अंदर एक व्हाइट डेविल है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे आज मार डालूंगा। वो अपने सोल पेट को, जो एक सुंदर सी बर्ड होती है, अब इतने खतरनाक पर्सन की इतनी ब्यूटीफुल सी सोल पेट है, से ये ऑर्डर देता है कि वो यांगशु को मार डाले। और वो बर्ड तेजी से यांगशु की तरफ बढ़ती है और जा करके उससे टकरा जाती है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है और एक तरह का सन्नाटा पसर जाता है। ऑडियंस में मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। अब जैसे ही धूल छटती है, हमें देखने को मिलता है कि यांगशु के अंदर का जो व्हाइट डेविल है अब वो बाहर आ चुका है। तो वो यांगशु और उस सोल पेट बर्ड के एकदम बीचों बीच खड़ा है। अब ये व्हाइट डेमन अपनी 5th स्टेज पे है। वो ऐसा यहाँ पे दहाड़ मारता है कि उसके अंदर से निकलती हुई व्हाइट फायर उस बर्ड को पीछे कर देती है कि तभी वहाँ पे हमारे विलेन लॉर्ड जिया की एंट्री होती है। वो आते ही यहाँ मास्टर काओ से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि इस व्हाइट डेविल को इस लड़के के अंदर ही रहने दो ताकि वो उसे फीड कर पाए, लेकिन लगता है कि तुमने मेरी धमकी को सीरियसली नहीं लिया। यहाँ मास्टर काओ अपने लॉर्ड से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए मैं उस लड़के को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि अब उसके अंदर सोल पावर ही नहीं बची रह गई थी, इसके कारण वो अपने अंदर के व्हाइट डेविल को सपोर्ट नहीं कर पाता और मैं तो यहाँ आपकी सिर्फ मदद कर रहा था इस लड़के से डील करने में। जिसपे वो लॉर्ड जिया उसे कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये भी जानता हूँ कि तुम इस लड़के को कैसे मेंटली सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने सोल पेट से कम्युनिकेशन खो दे और उसे अपने पास ना बुला सके। अब यहाँ पे उस मास्टर काओ की चोरी पकड़ी जाती है और वहाँ अपना सर पीटते हुए वो लॉर्ड जिया से लगातार माफिया मांगने लगता है। अब आगे जो लॉर्ड जिया होता है वो अपने सर्वेंट्स को यह ऑर्डर देता है कि इसे सबसे खतरनाक जगह यानी कि इंडो आइलैंड भेज दो। अब यहाँ पे वो मास्टर काओ बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लॉर्ड जिया उसकी एक नहीं सुनता। आगे वो लॉर्ड जिया यहाँ यांगशु के पास आता है और उसे कहता है तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की एक तीव्र इच्छा है और यही इच्छा तुम्हें सबसे ज्यादा रेयर बनाती है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रीजन है जिसे तुम इस लाइफ से गिव अप नहीं करना चाहते? जिसपे यांगशु के इतना कहती है कि अगर आप मुझे इस तरह के 10 साल और दे सकते हैं मैं इसे बचा लूंगा, क्योंकि आपकी नजरों में मैं तो सिर्फ एक छोटे कीड़े के ही बराबर हूँ। ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे हमें उस लॉर्ड लियो के साथ एक प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है कि हमारी सीरीज की फीमेल लीड है। और अब ये प्रिंसेस यहाँ पे क्यों आई होती है और यांगशु ने यहाँ पे लॉर्ड जिया से 10 साल क्यों मांगे हैं, सभी बातों का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। यांगशु को होश आता है और वो लॉर्ड जिया के शिप में अपने आप को पाता है। अब आगे यांगशु उस लॉर्ड जिया से पूछता है कि क्या तुम यहाँ इस व्हाइट डेविल को ले जाने आए हो या तो फिर ये देखने आए थे कि मैं मौत के कितने करीब पहुंच चुका था। जिसपे लॉर्ड जिया उसे बताता है कि तुम मेरे इस व्हाइट डेविल को फीड करवाने वाले सिर्फ एक कंटेनर हो, इससे ज्यादा मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जिसपे यांगशु उससे कहता है कि तो फिर अपने अंदर ही तुम इस व्हाइट डेविल को क्यों नहीं फीड करवाते हो? सो क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे अंदर इतनी सोल पावर नहीं है कि वो व्हाइट डेमन उस पे जिंदा रह पाए, इसीलिए वो तुम्हें ही पूरी तरह से डिवोर कर लेगा?
इस पर लॉर्ड जिया उससे कहता है कि तुम ये सब कुछ कह के क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों से मैनिपुलेट हो जाऊं, और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी चू फैमिली को कितना मिस करते हो और अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हो, और तुम्हारी फैमिली के साथ यांग फैमिली ने जो किया है वो भी जानता हूँ, इसीलिए तुम उस यांग फैमिली से बदला लेना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें मारने के लिए तरह तरह के असैसिन्स को हायर किया है। लेकिन मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपने व्हाइट डेविल को तुम्हारे अंदर रख रहा हूँ ताकि तुम इसे अच्छी तरह से फीड कर पाओ, और साथ ही ये भी बता दूं कि जिस यांग फैमिली की तुम तलाश कर रहे हो वो अभी उस डिमोनिक प्लेस पे रिफ्यूजी बने हुए हैं, और वो जो डेमन पैलेस है वो मेरा इलाका है। सो अगर तुम अपने अंदर इस व्हाइट डेविल को ज्यादा देर तक रख पाते हो तो तुम्हें भी इससे फायदा होगा और तुम मेरिट तक पहुंच जाओगे, और इसी के लिए मैं तुम्हें एक और सर्वाइवल चांस देना चाहता हूँ। अब ये जो शिप है वो कैदियों के आइलैंड की तरफ जा रही है, लेकिन वहाँ तुम अगर उस कैदियों के आइलैंड पे नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी है। प्रिंसेस ने तुम्हारे अंदर के व्हाइट डेविल के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जब वो 13 साल की थी, और जैसे ही वो अब 4th स्टेज पे पहुंच जाएगा वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगेगा। तब तक उस व्हाइट डेमन को तुम्हें अपने बॉडी में रख के फीड करवाना होगा। तभी हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है और वो भी उसी शिप पे ही होती है। आगे लॉर्ड जिया उसे बताता है कि प्रिंसेस ने ही मुझसे ये आग्रह की थी कि तुम्हें ना मारा जाए और तुम्हें घर जाने दिया जाए। अब आगे वो कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। कल मैं तुम्हारा इसी डेक पर इंतजार करूंगा, तुम्हें मेरा सोल पेट उस इनोशिमा आइलैंड पे पहुंचा देगा, लेकिन याद रखना अगर तुम फिर भी वहाँ से अपने घर जाने का डिसाइड करते हो तो तुम्हें रास्ते में ही मार दिया जाएगा। अब ये लॉर्ड जिया तो यहाँ पे ऐसा चांस यांगशु को देता है जिसमें दोनों रास्ते ही उसके लिए खतरे के होते हैं, एक तरफ कुआं होता है तो दूसरी तरफ खाई। आगे हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसके पास मोक्शी एक नोट लेके जाता है। अब प्रिंसेस उस नोट को पढ़ती है जिसमें यांगशु ने अपनी जान को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहा होता है। अब आगे लॉर्ड जिया का ही जो सोल पेट होता है वो यांगशु को उसी इंसोहिमा आइलैंड पे ले जा रहा होता है। अब यांगशु को उस जगह में सरवाइव करने के लिए उसे एक नया सोल स्किल दिया जाता है जो कि यांगफू होता है। यांगशु इसी की ही प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। आगे हमें उसी इनोशिमा के बारे में बताया जाता है कि यह हर तीसरे साल में एक बार ओपन होती है, जहाँ पे 3000 से भी ज्यादा कैदियों को रखा गया है और वो आपस में फाइट करते हैं वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। जो सबसे लास्ट में सरवाइव कर जाता है उसी लास्ट सर्वाइवर को ही पिक किया जाता है डेमन पैलेस ले जाने के लिए। अब आगे लॉर्ड जिया ने उसे बताया होता है कि अगर तुम इस इंशोहिमा में सरवाइव नहीं कर पाते हो तो फिर मुझे इसलिए हेट मत करना कि मैंने तुम्हें कोई चांस नहीं दिया था, और याद रहे तुम्हें वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो व्हाइट डेविल है उसे मैंने अपनी सोल पावर से मार्क कर रखा है, इसीलिए तुम अगर वहाँ से भागने के बारे में सोचोगे भी तो मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ यांगशु ये डिसाइड कर लेता है कि उसे अपनी अंतिम सांस तक यहाँ स्ट्रगल करना होगा, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने सोल पेट मोक्शी को हर्ट नहीं होने देगा। वो डेफिनेटली दोनों ही इस जगह को सरवाइव करके वापस आएंगे। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जिस दिन वो लॉर्ड जिया अपने घुटने पर बैठ करके अपने इस फैसले पे पछताएगा। अब उस आइलैंड पे जाते समय यहाँ यांगशु को एक बहुत ही भयानक सोल पेट दिखती है और इतना वो विशालकाय होता है जिसकी एक दहाड़ से ही जो यांगशु जिस सवारी पे सवार था वो फ्लाइंग टाइगर लड़खड़ाने लगती है और नीचे गिरने लगती है। यहाँ यांगशु को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह के भी पावरफुल पेट्स होते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है और पता नहीं है ये किसका सोल पेट होगा। अब आगे यांगशु, उसका सोल पेट मॉक्सी और एक छोटा सा कैटरपिलर उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब ये छोटू सा कैटरपिलर वही होता है जिसकी मदद यांगशु ने की थी एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े को देकर के। तभी से ही ये कैटरपिलर उसके पास है और छोटी बड़ी हर मुसीबत में वो कैटरपिलर अपनी शक्तियों के मुताबिक उसकी मदद करता है। अब वे उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं कि तभी यांगशु को एक आइस क्रिस्टल में किसी ह्यूमन की बॉडी फ्रीज की हुई मिलती है। वो उसे देखता है और समझ जाता है कि इस बंदे को तो पता भी नहीं चला होगा कि इसकी बॉडी कैसे फ्रीज हो गई है मिनटों में ही। जैसे वो फ्रोजन आइस को रिलीज करने के लिए उस पर कुछ दे मारता है, वहाँ पे उड़ती हुई एक आइस फाल्कन यानी कि बाज उन पे अटैक करती है। अब वो जो आइस बर्ड होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिस पे भी अटैक करती है उसकी बॉडी तुरंत ही फ्रीज हो जाती है। अब आगे यांगशु मॉक्सी से कहता है कि वो अपने फायर से इस बाज पे अटैक करे, लेकिन मॉक्सी का अटैक का उस बाज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे वो आइस बर्ड जहाँ जहाँ भी अटैक कर रही होती है वो पूरी जगह फ्रीज होती जा रही थी। आगे मॉक्सी और उस बर्ड के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है जिसमें यांगशु मॉक्सी से कहता है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस बर्ड को कैप्चर करना चाहता हूँ। इसलिए यांगशु मॉक्सी से कहता है कि वो इस बर्ड के वीक पॉइंट पे अटैक करे।
लेकिन वो बर्ड जो होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। यहाँ मॉक्सी के हर एक अटैक को वो आसानी से डॉज कर लेती है, लेकिन मॉक्सी भी अपने क्लॉज से उस बर्ड पे हिट करता है और इधर छोटी से वो कैटरपिलर जो होती है वो एक ऐसा जाला फेंकती है कि वो बर्ड है ना कैप्चर हो जाती है। वो बर्ड नीचे गिर जाती है और वे लोग उसका मुआयना करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि यांगशु सोल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उस बर्ड को अपना सोल पेट बना पाता, वो बर्ड पहले ही मर जाती है, जिसपे वो सोच रहा होता है कि यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत करना तो उनके लिए बेकार ही चला गया। तभी यांगशु की नजर आसमान में पड़ती है और उसके जैसे कई सारे आइस फैल्कन बर्ड जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो आइस बर्ड पूरे झुंड में इन पे अटैक करने लगती है, जिसके अटैक को डॉज करते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यांगशु को एक चीज यहाँ पे दिखती है कि इन बर्ड से भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके किए गए अटैक्स ग्राउंड से ही जुड़ी हुई चीजों को फ्रीज करते हैं। इसलिए अगर ग्राउंड से हम ऊपर ऊंचाई पे आ जाए तो वो हमें फ्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यांगशु अब मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और उन बर्ड्स पे अटैक करे। अब मॉक्सी अपने फायर फ्लेम का यूज करके उन सभी बर्ड्स पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी बर्ड्स इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। इसलिए यांगशु ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से रिट्रीट कर जाएगा और एक सेफ जगह ढूंढेगा इन बर्ड्स से छिपने के लिए। वो एक पेड़ के होल के अंदर तो छिप जाता है, लेकिन वो बर्ड्स वहाँ भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। आगे वो जो छोटू सा कैटरपिलर होता है वो भी इनकी मदद कर रहा होता है अपने छोटे से जाल कर को फेंक करके, लेकिन इसकी छोटी सी अटैक उन बर्ड्स पे ज्यादा असर कर रही थी, क्योंकि वो एक बार में ही जाले को फेंक करके उन बर्ड्स को कैप्चर कर पा रहा था। अब आगे जो कैटरपिलर होता है वो अपने लार्वा से एक बहुत सारी जाले बना लेता है, जिसमें वो सारी की सारी बर्ड्स फंस जा रही थी। इसमें यांगशु और मॉक्सी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है ताकि वो अपनी थोड़ी कुछ बची हुई एनर्जी को सेव कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो कैटरपिलर होता है यहाँ पे नहीं रुकता, वो चारों तरफ से जाला बुन रहा होता है और उन बर्ड्स को एक एक करके कैप्चर कर रहा होता है। अब यांगशु भी ये देख करके हैरान रह जाता है कि इस छोटे से कैटरपिलर ने तो कमाल कर दिया। अब आगे वो छोटू सा कैटरपिलर इसी तरह का लार्वा बुनते बुनते वहाँ पे एक कुकून बना लेता है, के कारण वो सारी बर्ड्स भी उस कुकून में कैप्चर हो जाती हैं। और अब उस कुकून के अंदर वो जो छोटा सा कैटरपिलर है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए यांगशु वहीं रहने का डिसाइड करता है। अब यहाँ पे उसे कई दिन बीत जाते हैं और उस कुकून को खाने के लिए आसपास में बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे मंडराने लगते हैं, लेकिन यहाँ यांगशु और मॉक्सी मिल करके उस कुकून की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। इसीलिए उस कुकून के आसपास भटकने वाली जितने भी मॉन्स्टर या बीस्ट होते हैं उन सभी को हरा देते हैं। अब आगे यांगशु उस कैटरपिलर की स्पीशीज के बारे में और रिसर्च करने लगता है। आखिर ये कौन सा क्रिएचर है, इसमें कैसी खासियतें हैं और ये कितने दिनों के बाद अपने कुकून से बाहर आ सकता है। अब उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो यांगशु होता है वो एक दिन उन्हीं आइस फैल्कन में से एक का पीछा करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वे बर्ड्स जो होती हैं वो एक ऊंची माउंटेन की पहाड़ी से आ रही हैं, जहाँ पे उनका एक सीक्रेट गुफा है। अब यांगशु उसके अंदर क्या हो रहा है ये पता करने के लिए उस गुफा के अंदर जाता है। अब उस गुफा के अंदर और जाते ही टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है और कोल्डनेस बढ़ जाती है। अब आगे और गहराई में जाने पर उन्हें एक आइस क्रिस्टल दिखती है। अब इसी आइस क्रिस्टल के अंदर से कोल्ड वेव्स बाहर आ रही थी, जो आसपास के इलाके को और भी ज्यादा ठंडा कर रही थी। जैसे ही मॉक्सी अपने फ्लेम से उस पर अटैक करता है और उस क्रिस्टल में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जो कि एक तरह का आइस स्काई एल्फ है। और ये एल्फ किसी तरह के हेवन में रहने वाले क्रिएचर होते हैं। अब इसे देखते ही यहाँ पे यांगशु समझ जाता है एक रेयर काइंड ऑफ आइस गैदरिंग सोल पेट हो सकता है, कि अपने आसपास के इलाकों में कोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और ये स्काई एल्फ तो काफी अमेजिंग है, जो कि अपने 6th स्टेज पे है। यांगशु उसके पास जाता है और उसे करीब से देखता है, लेकिन वो जो आइस एल्फ था वो मूव नहीं कर रहा था। इसलिए वो मॉक्सी से कहता है कि वो अपनी फ्लेम इस पे यूज करे। जैसे ही मॉक्सी अपने फ्लेम से उस पे हिट करता है, वो आइस एल्फ जाग जाता है और अपना डिफेंस करने लगता है और अपने आइस क्रिस्टल से वो उन दोनों पे अटैक करता है, जिसे वे दोनों डॉज कर लेते हैं। जिसमें यांगशु इसका मतलब समझ जाता है कि वो जो आइस फैल्कन बर्ड्स थी वो इस क्रिएचर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके इस गुफा में रखी हुई हैं, ताकि इसकी सोल पावर को वो अब्सॉर्ब कर सके और इसी सोल पावर को अब्सॉर्ब करके ही वो आइस अटैक कर पाती हैं। इसीलिए इस गुफा में उन्होंने अब तक इसे कैद करके रखा है। अब आगे मॉक्सी जैसे उस पे सेकंड अटैक करता है, वो आइस एल्फ नीचे गिर जाता है और वहाँ बच्चों की तरह रोने लगता है, लेकिन उसके रोने से उसके जो आंसू होते हैं वो भी क्रिस्टल फॉर्म में निकल रहे होते हैं। इसे देख करके वो उनसे ही खेलने लगता है, जिसपे यांगशु उसे कहता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट और सिली भी है। इसलिए यांगशु ये डिसाइड कर लेता है कि ये अपना सोल पेट इसे जरूर बनाएगा और इसे एक अच्छी ट्रेनिंग देगा।
इसीलिए अब इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। और आगे अब वो मॉक्सी से कहता है कि वो इसके अराउंड एक फायर सर्कल बना दे ताकि वो यहाँ से घबरा के भाग न सके। अब आगे यांगशु उसके सामने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट रखने ही वाला होता है कि उनमें से एक फैल्कन बर्ड वहाँ पे आ जाती है, लेकिन फिर भी इस क्रिटिकल मोमेंट पे यांगशु उस आइस एल्फ के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लेता है और अब वहाँ से भागने के लिए गुफा के पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। आगे जब वो काफी दूर पहुंच चुका होता है तो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करता है, के कारण अब वो जो आइस एल्फ है वो अब यांगशु के सबकॉन्शियस माइंड में ही रहेगा और यांगशु अब उससे कभी भी बात कर सकता है। अब यांगशु यहाँ सोचता है कि मैंने कितनी आसानी से इस क्रिएचर को इजिली कैप्चर कर लिया और आगे उस आइस एल्फ से कहता है कि तुम्हें यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे सोल पेट बन चुके हो। अब उस आइस एल्फ को तो ये पता नहीं होता है कि आखिरकार सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसलिए बिना जाने ही वो यांगशु के सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसपे यांगशु अब उससे कहता है कि अब जब तुम मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर चुके हो तब मुझे तुम्हें एक नाम देना होगा। यांगशु उसे नीर नाम देता है और उसे कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, जब तुम्हारी सोल पावर रिस्टोर हो जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर से आके ले जाऊंगा। कि तभी अचानक से वहाँ पे दो बंदे अपेयर होते हैं जो यहाँ उससे कह रहे होते हैं शिकार तो खुद शिकारी के पास चल के आ गया है, तो अब बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ घटने वाला है। कि तभी वो पतला बंदा कहता है कि अपने शिकार को जब तक तड़पा न लो उसका शिकार करने में मजा ही नहीं आता। जिस तरह से वो यांगशु और मॉक्सी को देख रहे होते हैं लगता है कि जैसे वो इसी का शिकार करने यहाँ पे आए हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता जाता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है यांगशु जब उस गुफा से बाहर निकल रहा होता है तो दो कैदी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब आगे उनमें से जो एक कैदी होता है वो अपने उसी आइस फैल्कन बर्ड से यांगशु पे अटैक करता है। कि तभी यांगशु अपने नए सोल पेट को समन करता है और उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी ये जो आइस फैल्कन बर्ड है वो जिस गार्डियन डेटी से पावर ले रही है वो अब उसके सामने खड़ा है, तो तुम्हारी बर्ड अपने ही गार्डियन का मुकाबला कैसे कर पाएगी। अब आगे वो नीर को ऑर्डर देता है कि इन सभी पे आइस ब्लेड से अटैक करे। यह नीर के इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आइस ब्लेड को देख करके वो दोनों कैदी यहाँ दंग रह जाते हैं और वहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें यांगशु अब नीर को यह ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द एक आइस की दीवार बना करके उनका रास्ता ब्लॉक कर दे। लेकिन नीर तो काफी ज्यादा भोला होता है, वो उनके आगे नहीं बल्कि उनके जाने के बाद पीछे से एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिसमें यांगशु से कहता है कि अरे बुद्धू, मैंने तो केव के सामने तुम्हें वॉल बनाने के लिए कहा था, ना कि इनके जाने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम में फाइटिंग की एक्सपीरियंस काफी कम है, धीरे धीरे मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। उन दो कैदियों के जाते ही यांगशु ये पाता है कि उनके पास से ही एक स्क्रॉल नीचे गिर गया था। जैसे वो उस स्क्रॉल को उठाता है उसमें ये देख करके हैरान रह जाता है। ये स्क्रॉल तो उस वाइल्ड डेमन पैलेस की है जिसमें इस प्रिजनर आइलैंड में भेजे गए उन 3000 कैदियों की एक पूरी लिस्ट बनाई गई है और हर एक कैदी के लिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट्स बनाए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो कैदी अब तक जिंदा है उनके नाम को ग्लो किया जाएगा और जो मारे जा चुके हैं उनके नाम ग्लो नहीं करेंगे। जैसे ही कोई कैदी इस आइलैंड पे मर जाएगा उनका नाम खुद ब खुद इस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट से डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब कि ये एक ऐसा स्क्रॉल बनाया गया है जिसमें कौन मर चुका है और कौन अब तक जिंदा है ये एक ही ग्लैंस में पता चल सके। और इतनी तगड़ी गार्डिंग को देख करके यहाँ यांगशु समझ जाता है कि इस प्रिजनर आइलैंड से भाग पाना इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि जिसने यहाँ पे उन 3000 कैदियों को भेजा है वो उन पे कड़ी नजर रख रहा है और उसके क्रूअल किलिंग से बच पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब आगे नीर भी उस स्क्रॉल में क्या लिखा है ये पढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिसपे यांगशु से समझाते हुए कहता है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। कि तभी नीर उस स्क्रॉल के पीछे यांगशु को कुछ इशारा करके दिखाता है। अब ये इस स्क्रॉल पे ही चिपका हुआ एक छोटा मैप का टुकड़ा होता है। अब आगे यांगशु उस मैप के टुकड़े को देख करके समझ जाता है कि ये टुकड़ा इसी जगह के नक्शे को बारे में बता रहा है। अब अगले सीन में यांगशु उसी कोकोन को देख रहा होता है, क्योंकि अब उसके अंदर से वो जो कैटरपिलर होता है उसके निकलने का काफी टाइम अभी बचा होता है। इसीलिए उस कोकोन को प्रोटेक्शन देने के लिए यांगशु फिलहाल के लिए वहीं रुकने का डिसाइड करता है। अब अगली सीन में हमें उसी मास्टर काव को दिखाया जाता है, जिन्हें भी एक कैदी बना दिया गया है और अब इस प्रिजनर आइलैंड में भेज दिया गया है। मास्टर काव जो होते हैं वो यहाँ एक दूसरे कैदी का पीछा कर रहे होते हैं और उस दूसरी कैदी के गिरते ही यहाँ जो मास्टर काव का सोल पेट होता है वो उसे धर दबोचता है और उसे मारने के बाद उसके पास से सिर्फ 3 सोल बॉक्सेस ही निकलते हैं, वो भी टूटे हुए। इसे वो अपने सोल पेट को खिला देता है और उसकी लाश को धुटकारते हुए कहता है, पूरी रात मैंने इस कैदी का पीछा किया इन सिर्फ 3 टूटे हुए सोल बॉक्सेस के लिए।
कि तभी कुछ और कैदी किसी और चीज से डरते हुए तेजी से दौड़ते हुए मास्टर कॉ की तरफ आ रहे होते हैं। और जो बंदा इनका पीछा कर रहा होता है वो काफी खतरनाक और खूंखार है और वो यांग फैमिली का ही सबसे पावरफुल बंदा है जिसे सभी यांग ली कांग कहते हैं। और ये ली कांग वही बंदा होता है जिसने यांगशु की पूरी फैमिली को मरवाया है। साथ ही यांगशु को मरवाने के लिए भी मिस्टर कॉ को सुपारी देने वाला भी यही यांग फैमिली से ही होता है। अब आगे वही यांग ली कांग अपने सोल पेट के साथ वहाँ पे पहुँचता है और उसका सोल पेट एक ड्रैगन बीस्ट होता है। उसका जो सोल पेट होता है वो उन सभी कैदियों को बस एक ही मूव से मार डालता है और उनके अंदर से निकले हुए सोल बॉक्सेस को कैप्चर कर लेता है। अब आगे ली कांग उस स्क्रॉल को भी ले लेता है जो कि उन कैदियों के पास होता है। अब वो मास्टर कॉ से कहता है कि तुमसे एक बच्चे को भी मारा नहीं गया, जबकि उसे मारने के लिए हमने तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स दिए हैं। जिसपे वो मास्टर कॉ अपने ही सोल पेट को मारते हुए उससे कहता है कि मेरे पास अब उस यांगशु को मारने का एक और तरीका भी है। इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाता इस सीन को यहीं पे कट किया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगशु को होम सिकनेस हो जाती है। उसे काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही थी। आगे वो अपने ड्रीम में अपने फादर को देखता है जहाँ उसके साथ उन्होंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। किस तरह से उसके फादर एक बार उसे उठा करके एक ऐसी जगह उसे ले जा रहे होते हैं जहाँ पे उसकी माँ काफी कम आती थी और ये उन बाप बेटे का एक सीक्रेट प्लेस हुआ करता था जहाँ वे दोनों हैंग आउट किया करते थे। यांगशु के फादर यहाँ यांगशु को एक मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसके एक बाल को उखाड़ लो ताकि यादगार के तौर पे इसे हम अपने घर में रख सके। अब जैसे ही यांगशु ये करता है वो मॉन्स्टर यहाँ पे उठ खड़ा होता है। तभी उसके फादर यांगशु को ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि अब तुम इस मॉन्स्टर का सामना अकेले ही करो। जिसपे यांगशु चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि फादर ये आपने अच्छा नहीं किया, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई। और इधर दूसरी तरफ इस तरह से यांगशु को उस मॉन्स्टर को ऊपर लड़खड़ाता देख उसके फादर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इधर यांगशु अपने फादर से नाराज हो जाता है ये कहते हुए कि आपने फिर से मुझे एक बार और ट्रिक किया है। जिसपे उसके फादर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ये सिखा रहा था कि रिएक्शन ऑफ स्पीड क्या होती है और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं भागे तो तुम उस मॉन्स्टर का यहाँ पे मीट केक बन जाओगे। अब वो बेचारा यांगशु यहाँ दुम दबा के भाग रहा होता है लेकिन अपने फादर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आप बिल्कुल अच्छे पिता नहीं हो, किस तरह से आप अपने बेटे को ऐसे डेंजर में डाल सकते हो। और इधर दूसरी तरफ यहाँ पे यांगशु की इस सिचुएशन का उसके फादर जो होते हैं वो मजा ले रहे होते हैं जोर जोर से खिलखिलाते हुए। अब अगले सीन में हमें एक और मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे यांगशु चुपचाप से बैठा था कि तभी उसके फादर आके उसे बताते हैं कि उस लाइट शोल्डर हॉर्न के साथ साथ वो मुये भी, ये दोनों ही हमारी चू फैमिली के पेट्स हैं। और क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपने लिए उस सोल पेट मुयो को क्यों चूज किया? क्योंकि मेरा सोल पेट मुये जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है फाइट करने में और चाहे जैसे भी इन्वायरमेंट या सिचुएशन हो, जिस तरह के भी डिफिकल्ट बैटल हो, वो हमेशा काफी हार्ड फाइटिंग करता है और मुझे हमेशा जीत दिलवाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरा ये जो सोल पेट मुये है वो सबसे ज्यादा हैंडसम है। अब हम व्यूवर्स को लगता है कि यहाँ उसके फादर कोई सीरियस बात कहेंगे लेकिन वो इसी तरह का हंसी मजाक करके उससे हंस रहे होते हैं। आगे उसके फादर यहाँ यांगशु का अपना फैमिली लॉकेट पहनाते हैं जो कि यांगशु के लिए अब काफी ज्यादा प्रीशियस बन चुका है। अब आगे यांगशु उस मेमोरी को याद करता है कि जब उसके फादर ने उसे ये लॉकेट देते हुए बताया था कि उनके क्लैन में कुछ ट्रबल्स आ गई हैं और इन्हीं ट्रबल्स को सुलझाने के लिए उन्हें वापस जाना होगा और जब तक मैं तुम्हारे पास वापस ना आ जाऊँ तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अब यहाँ यांगशु पीछे से उन्हें आवाज देता रह जाता है कि तभी यहाँ पे यांगशु की आंखें खुल जाती है उस ड्रीम से और वो अपने सामने मोक्षी को पाता है जो कि अब बहुत ही प्यार से उसे कंसोल करता है। अब आगे तभी यहाँ पे जो यांगशु होता है उसे ब्लड की स्मेल आती है। अब ये गंध उसके आसपास से ही आ रही होती है जिसे देखने के लिए वो वहाँ पे छुप जाता है। अब एक बंदा वहाँ तेजी से भाग रहा होता है जिसका पीछा एक ब्लड सकिंग बीस्ट कर रहा होता है। अब इस ब्लड सकिंग बीस्ट को देख करके यांगशु समझ जाता है कि ये यांग फैमिली का ही एक सोल पेट है और इस तरह के पेट्स काफी खूंखार और एक्सक्लूसिव पेट्स होते हैं। अब यांगशु को ये समझ में नहीं आ रहा होता है इस बीस्ट को देख करके कि आखिर यांग फैमिली के लोग इस प्रिजन आइलैंड में क्या कर रहे हैं। आगे वो कैदी यहाँ पे गिड़गिड़ा करके उससे माफी मांगने लगता है ये कहते हुए कि मैंने एक्सीडेंटली आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए और आपको डिस्टर्ब करने के मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो खतरनाक बीस्ट उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे और डराने लगता है कि तभी उसका मास्टर वहाँ भी पहुँचता है जो कि यांग फैमिली का ही एक मेंबर है और इसका नाम है यांग जीदे। अब वो जीदे जो होता है वो उस कैदी से एक खास तरह का मैप मांग रहा होता है जो कि एक बड़े से मैप का टुकड़ा था। अब ये वही मैप का टुकड़ा होता है जो कि यांगशु के पास होता है।
और वो कैदी उसे माफी मांगते हुए बता रहा होता है कि उसके पास किसी भी तरह का मैप नहीं है। इस एरिया का जो मैप था वो उसी के एक साथी जैंग के पास है। अब वो जैंग तो अभी मेरे ही साथ था, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, और उस मैप के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। अब यहाँ पे वो कैदी गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि मुझ पे दया कर दो। और दूसरी तरफ इधर हम यांग को देखते हैं जिसके पास वही मैप का टुकड़ा है, और वो ये समझ जाता है कि यांग फैमिली इसी मैप के टुकड़े को ही ढूंढ रहे हैं, और जरूर ये कोई इम्पोर्टेंट या किसी खजाने का ही मैप हो सकता है, और जरूर इसमें कुछ ऐसी खास बात है जिसे पाने के लिए ये यांग फैमिली इतनी ज्यादा डेस्परेट है। अब आगे जो जीदे होता है वो उस कैदी से कहता है जब तुम्हें उस मैप के बारे में नहीं पता है तो फिर ठीक है, तुम मेरे इस पेट के लिए खाना बन जाओ। आगे वो जो बीस्ट होता है वो उसे मार डालता है और उसके मांस को खाने लगता है। आगे वो जीदे ये सोच रहा होता है कि इतने बड़े आइलैंड में 3000 कैदियों को रखा गया है, और उनमें से ही 20 के पास वो मैप के टुकड़े हैं। अगर उनसे तो एक एक करके भी निपटा जाए तो भी उस मैप के टुकड़ों को एक जगह कलेक्ट करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपने अंकल लिकांग के पास जाएगा ताकि उन्हें ये स्क्रोल दिखा सके। स्क्रोल की मदद से उन्हें ये जानने में आसानी होगी कौन कैदी जिंदा है, कौन कहाँ पे है और कौन मारा जा चुका है। अब उस स्क्रॉल की ये खासियत होती है कि अपने जैसे दूसरे स्क्रॉल के कांटेक्ट में आते ही वो ग्लो करने लगती है। अब यांगशु भी वहीं आसपास में होता है और छुप के ये पूरे नज़ारे को देख रहा होता है, इसीलिए उसके हाथ में भी जो स्क्रॉल थी वो भी ग्लो करने लगी थी। इस पे यांग जीदे समझ जाता है कि कोई तो जरूर है जो छुप करके ये सब कुछ देख रहा है। अब आगे वो उसे बाहर निकलने को कहता है कि तभी यांगशु अपने सोल पेट मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो जा करके उस सोल बीस्ट पे अटैक करे। अब जैसे ही मॉक्सी उस सोल बीस्ट पे अटैक करता है यांगशु यहाँ पे अपीयर होता है। अब यांगशु को यहाँ पे देख करके वो यांग जीदे अब हैरत में रह जाता है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। इसी के साथ ये पार्ट यही होता है फिनिश। शुरुआत में देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड के मैप का टुकड़ा मिलता है। अब इसी मैप के टुकड़े को यांग फैमिली ढूंढ रही होती है क्योंकि उस प्रिजनर आइलैंड में 3000 प्रिजनर्स को भेजा गया है, जिनमें से सिर्फ 20 के पास ये मैप के टुकड़े हैं, और वो उस मैप के टुकड़े को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इसे फॉलो करते हुए वो ट्रेजर्स तक पहुँच जाए। और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर किस तरह के ट्रेजर का मैप है। इसे ढूंढने के लिए वो बाकी कैदियों को मारते ही जा रहे हैं। अब यही टुकड़ा यांगशु के पास होता है, लेकिन ये बदकिस्मती से वो जो यांग जीदे होता है वो ये देख लेता है कि यांगशु यहीं कहीं छिपा है। अब आगे यांगशु से उसका सामना होता है जिसे वो पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो हमने मरवा दिया था और इतनी किलिंग इंटेंस करने के बावजूद भी तुम जिंदा कैसे रह गए। आगे वो सोच रहा होता है कि आज ये लड़के में कुछ अलग ही बात है। वो लड़का जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर हुआ करता था, सारा दिन अपनी फैमिली के पीछे अपने घर में दुबक के रहता था, और जब हम इसकी फैमिली पे अटैक करने गए थे तो किस तरह से ये उस दिन डरपोकों की तरह वहाँ से भाग गया। उस दिन से आज इसके तेवर बिल्कुल अलग हैं। अब आगे यांगशु जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार यांग फैमिली इस आइलैंड पे क्या कर रही है, और तुम लोग जरूर अपने किसी मकसद के लिए यहाँ पे आए होगे, और अपने साथ कितनी आदमियों को लाए हो। जो तुमने मेरे साथ और मेरी फैमिली का साथ किया है उसका मैं आज बदला लेकर के रहूंगा। अपने आने के मकसद के बारे में तुम बता देते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी डेथ को थोड़ा कम पेनफुल रखूं। इस पे यांग जीदे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बड़े आए तुम जैसा मोरन जिसके खुद के सोल पेट ने तुमसे बगावत की थी, वो आज मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे मार डालेगा। और तुम एक ऐसे यंग मास्टर थे जिसके खुद की सोल पेट तुम्हें छोड़ करके भाग गई थी ना, और तुम कभी भी एक सोल पेट मास्टर नहीं बन पाए थे, तो तुम मेरे इस ब्लड थर्स्टी सोल बीस्ट के आगे टिक नहीं पाओगे। अब इतनी डायलॉग बाजी करते ही वो अपने सोल पेट बीस्ट को ऑर्डर देता है कि वो जा करके यांगशु पे अटैक करे, लेकिन यांगशु के एक मूव से ही उसका जो सोल बीस्ट होता है वो पीछे हट जाता है। अब जैसे ही उस यांग जीदे की नजर यहाँ यांगशु के सोल पेट मॉक्सी पे पड़ती है तो वो उसका भी मजाक उड़ाने लगता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे इस सोल बीस्ट के आगे तुम्हारे ये जो सोल पेट है जो कि कीड़े मकोड़े से भी छोटे आकार का है, वो थोड़े टाइम के लिए भी टिक पाएगा ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तुम्हारा जो पिद्दू सा मूनलाइट फॉक्स है वो अपने सोल मास्टर की ही तरह एक वेस्ट है। ऐसा उसका सोल मास्टर कचड़ा है, उसी तरह उसका सोल पेस्ट भी कचड़ा है। और तुम्हारे सोल पेट को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने ये अब तक की सबसे फनी चीज देखी है। अब वो इस तरह की कई और सारी काफी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरा सोल बीस्ट तुम्हारे सोल पेट के साथ ये कर देगा, वो कर देगा, ब्ला ब्ला। और चुपचाप से इधर यांगशु उसकी बकवास को सुन रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि इधर मॉक्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उस यांग जीदे के सोल बीस्ट पे अटैक करने के लिए तेजी से दौड़ता है और अपने छोटे से पंजों से उस सोल बीस्ट पर इतनी ज्यादा खरोंचे मारता है
कि यांग ज़िदे ये देख करके पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। अब उसकी मामूली खरोचों से ही उसका जो सोल पेट होता है वो वहीं धड़ से ढेर हो जाता है। और तभी मोक्शी यहाँ पे उस यांग ज़िदे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो ज़िदे अपने विंड साइक्लोन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब आगे यांग ज़िदे जो होता है फिर से अपने ब्लडथर्स्टी सोल बीस्ट को समन करता है, जिससे उसका सोल बीस्ट एक लेवल अप कर जाता है और उसकी साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी पावर एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और पहले से ज्यादा वो खूंखार लगने लगता है। इसलिए यांगशु भी यहाँ मोक्सी से कहता है कि वो भी अपने आप को लेवल अप कर ले। तब तक यांगशु सोचेगा कि वो उस सोल बीस्ट से कैसे डिफेंस किया जाए। आगे मोक्शी भी अपने आप को लेवल अप कर लेता है और अब इन दोनों सोल पेट्स की आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जहां सबसे पहले मोक्सी अपने फायर आइस का इस्तेमाल करके उसके सोल बीस्ट को जला देती है। लेकिन ये अटैक उस सोल बीस्ट पे ज्यादा देर तक इफेक्ट नहीं डालता। वो वापस से उठ खड़ा होता है और मोक्शी पर अब अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। इस पे यांग ज़िदे जो होता है वो अपने सोल पेट को डांट रहा होता है, ये कहते हुए कि चूहे बिल्ली का गेम खेलना बंद करो, तो उस छोटे से पिद्दू को अपने एक ही निवाले में निगल लो। अब इस पे वो बीस्ट यहाँ मोक्शी पे एक ऐसा अटैक करता है जिसपे उसके पंजे जमीन पे लगते हैं और जमीन फटने लगती है, लेकिन यहाँ मोक्शी उसके अटैक से बच जाता है। अब आगे वो जो बीस्ट होता है वो अपने सर से निकलते हुए एक अजीब किस्म की बवंडर को क्रिएट करता है, जिसमें अटैक करने के लिए मोक्सी आगे तो बढ़ता है लेकिन उसके फ्लेम ब्लेज से बच नहीं पाता, जिसके कारण वो जो बीस्ट होता है वो मोक्सी को एक विंड व्हील में कैद कर लेता है। और अब आगे वो यांग ज़िदे जो होता है वो अपने बीस्ट को ये ऑर्डर देता है कि वो यांगशु पे अटैक करे, जिसके कारण जमीन में चारों तरफ पॉइजनस रूट्स फैलने लगती हैं और वो अब यांगशु को चारों तरफ से ट्रैप कर लेती हैं। अब ये देखते हुए आगे मोक्सी भी अब तेजी से उस बीस्ट की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन वो उससे टकराते हुए नीचे गिर जाता है। अब इस टाइम पे इन दोनों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस यांग ज़िदे का ही पड़ला भारी लगता है। अब इधर मोक्सी घायल होता है, इसी का फायदा वो यांग ज़िदे उठाता है और अपने सोल बीस्ट को ये ऑर्डर देता है कि उस फॉक्स को अभी जाने दो, उससे पहले इसके मास्टर पे अटैक करो। अब आगे वो जो बीस्ट होता है यहाँ यांगशु पे अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ रहा होता है कि तभी यांगशु अपने दूसरे सोल पेट को अपीयर करता है, जिसको शक्तियों का यूज करते हुए वो अपने चारों अराउंड एक मोटी सी आइस की दीवार बना लेता है। अब इस दीवार से वो सोल बीस्ट टकराता तो है लेकिन वो इस दीवार को तोड़ नहीं पाता। अब आगे वो बीस्ट लगातार उस आइस की दीवार पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसमें एक खरोच भी नहीं आती। इसी समय मोक्सी उस दीवार और उस बीस्ट के बीच में आ जाता है। अब बार बार यहाँ मोक्सी उस बीस्ट के सामने आ जा रहा होता है और यहाँ अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करता है, जिसपे वो यांग ज़िदे उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लडथर्स्टी बीस्ट का सामना करने की, और उसे चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं करना क्योंकि तुम एक पिद्दू से सोल पेट हो जो कि अपने मास्टर की तरह ही नॉन वर्थी और पैथेटिक है। वो यांगशु से कहने लगता है कि हमने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया है तो तुम्हारी फैमिली का इस पूरी सिटी से ही नामो निशान मिट गया है। कि तभी यांगशु उसी मेमोरी को याद करने लगता है कि जहाँ पे उसके फादर उसे अंतिम बार मिल रहे थे, ये कहते हुए कि उसके क्लैन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और फादर को वहाँ जाना ही होगा इससे डील करने के लिए। इसलिए यांगशु के बर्थडे में वो नहीं रह पाएंगे। उसके फादर के जाते ही पूरी चू फैमिली के ही हत्याकांड कर दिया जाता है। अब आगे इस मेमोरी को याद करते ही यहाँ पे जो यांगशु होता है वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो मोक्सी से कहने लगता है कि अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, और उसे ऑर्डर देना बंद कर देता है कि अब आगे क्या करना है। इस पे वो यांग ज़िदे यहाँ जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि चाहे तुम ऑर्डर दो या ना दो, ये जो तुम्हारी सोल पेट है वो तो बिल्कुल कचरा ही रहेगी, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे। अब ये सुनते ही मोक्सी को एक भयानक वाला गुस्सा चढ़ता है और वो एक जोरदार चिंगाड़ मारता है। इसकी चीख सुनते ही यांगशु यहाँ पे समझ जाता है कि मोक्सी फिर से लेवल अप करने वाला है। आगे हम मोक्सी को देखते हैं जिसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी सडनली ब्लास्ट कर जाती है और वो अब एक 6 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के तो उस यांग ज़िदे की यहाँ पे खटिया खड़ी हो जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। अब आगे मोक्सी जो है वो डार्क फ्लेम की 6 टेल फॉक्स बन चुका है, जिसके कारण उसकी जो कॉम्बैट पावर है वो कमांडर लेवल से कहीं ज्यादा गुना ऊपर हो चुकी है। अब ये देख करके तो वो यांग ज़िदे सोच रहा होता है कि एक बुद्धू सा मूनलाइट फॉक्स जो है वो आखिरकार एक डार्क फ्लेम 6 टेल फॉक्स कैसे बन सकता है। कि तभी आगे मोक्सी अपने सुपर फास्ट स्पीड से आती है और केवल एक स्लैश उस बीस्ट पे मारती है, जिसमें 1 सेकंड के अंदर ही वो बीस्ट वहीं पे ढेर हो जाता है।
अब आगे मोक्शी उस यांग जीदे पर धावा बोलता है, जिसपे वो यांग जीदे यहाँ पे मर्सी की भीख मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। आगे वो बताना शुरू करता है कि इस सब के पीछे मैं नहीं हूँ, बल्कि हमारी ही फैमिली के जो सेकंड अंकल लिकांग है, उनका ही सब ये कुछ किया धरा है। उन्होंने ही मुझे मिलाकर 5 लोगों की टीम बनाई है। इस आइलैंड पे वो इस अंकल लिकांग के साथ ही आए हैं। अब उस यांग लिकांग का नाम सुनते ही यहाँ पे यांगशु समझ जाता है कि ये यांग फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। अब आगे यांगशु उन लोगों के यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसपे वो यांग जीदे यहाँ बताना शुरू करता है कि वे लोग लॉर्ड जिया के बिना बताए ही यहाँ सीक्रेटली आए हैं, ताकि वो उन मैप के टुकड़ों को कलेक्ट कर सकें। जैसे ही वो उन 20 टुकड़ों को आपस में मर्ज करेंगे, एक ऐसा मैप वहाँ पे बन जाएगा जो कि उन्हें उस कीमती खजाने, जिसमें एक ब्लड पीपल नाम का फ्रेंजी भी है, वहाँ तक ले जाएगा। अब ये जो ब्लड पीपल वाला ट्रेजर होता है, वो यांग फैमिली के ही खजाने में से एक है, जो कि उनका एक यूनिक सोल स्किल है, जिसपे यांग जिदो से बताता है कि ये हमारी फैमिली का एक यूनिक सोल स्किल तो है, लेकिन हमारे हाथों में जो सोल स्किल अभी मौजूद है वो इनकम्प्लीट है। इसके वर्जन में कुछ न कुछ कमी जरूर है, इसीलिए उस ट्रेजर के जरिए उस ब्लड पीपल फ्रेंजी तक पहुंचना चाहते हैं। अब आगे वो बताता है कि इस प्रिजनर आइलैंड में 3000 कैदियों में से जो अंतिम बचेगा, उसे ही रिवॉर्ड के तौर पे ब्लड पीपल फ्रेंजी का कंप्लीट वर्जन दिया जाएगा। इसीलिए उनकी यहाँ प्लानिंग है कि वो यहाँ सबको मार करके साथ ही उस चूजियांग को भी मार डालेंगे, ताकि वो उससे वो ब्लड पीपल फ्रेंजी ले सके। अब आगे वो यांग जिदे यहाँ पर माफी मांगने लगता है, ये बताते हुए कि ये सब मेरी चाल नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। लेकिन एकाएक ही वहाँ उठ खड़ा होता है और अपने डैगर से यहाँ पे यांगशु पे अटैक करने की कोशिश करता है, कि तभी मोक्शी अपने फायर आई से उसे जलाकर राख कर देता है। अब आगे यांगशु ये डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी हाल में उस ब्लड पीपल फ्रेंजी को यांग फैमिली के हाथों में नहीं लगने देगा, चाहे इसके लिए उसे इस आइलैंड में अकेला ही क्यों ना सरवाइव करना पड़े। अब आगे यांगशु उसके पास से वो सारे हथियार ले लेता है और निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हमें उसी मास्टर काव को दिखाया जाता है, जो कि उस लिकांग को अब ये वादा करता है कि वो इस प्रिजनर आइलैंड में सभी मैप के टुकड़े को इकट्ठा कर लेगा और उसकी ट्रेजर ढूंढने में मदद करेगा, ताकि वो यहाँ का इकलौता प्रिजनर ऑफ द आइलैंड किंग बन जाए। और 3 साल बाद जब इस आइलैंड से वो बाहर निकलेगा, तो उसी हिडन डेमन पैलेस में उन दोनों के बीच एक लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होगा। अब उसकी इस कंडीशन को यहाँ लिकांग मान लेता है, लेकिन जब उस स्क्रॉल में देखता है तो वो पाता है कि अब यांग जीदे जो है वो मारा जा चुका है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांगशु ये डिस्कवर करता है कि वो अब यिनैंग सोल मास्टर के रियल में इंटर कर चुका है, जिसके कारण उसके अंदर का जो व्हाइट डेवल है वो भी अब अपने 3rd स्टेज पे रीच कर चुका है, और अब वो अपने अंदर के व्हाइट डेवल को समन करता है। मतलब कि कोई कल्टीवेटर अगर जितना ज्यादा पावरफुल होगा, तभी उसके अंदर का डेमन उसे डिवोर नहीं कर पाएगा और उसका मास्टर उसे फीड करवाता रहेगा, जब तक कोई कल्टीवेटर इस हाई लेवल के कमांडर व्हाइट डेवल को कंट्रोल कर पाएगा। तो अगर इवन उसका सामना लिकांग से अगर हो जाता है फ्यूचर में, तो उसका भी मुकाबला करने की अब यांगशु के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी यांगशु अपने ख्याल से बाहर आता है और ये पाता है कि उसके अंदर का जो व्हाइट डेवल है वो अभी तक अपने सुवेरियन लेवल में ही है। कि तभी यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी यांग लिकांग को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि जिसने भी यांग जीदे को मारा है वो जरूर इस आइलैंड पे मौजूद है। तो इतने पावरफुल बंदे का खात्मा करना जरूरी है, ताकि वो जो मास्टर काव है वो इस प्रिजनर आइलैंड का किंग बन सके, और उसके आइलैंड किंग बनते ही उसे रिवॉर्ड में ब्लड पीपल फ्रेंजी जो दिया जाएगा वो उसी यांग लिकांग का होगा। अब आगे वही यांग लिकांग यहाँ यांगशु की तलाश में निकल पड़ता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड होता है यही फिनिश। सो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे यांगशु को उस जीदे को मारने के बाद उस खजाने के नक्शे के बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन मिलती है कि यांग फैमिली जो है वो अपने एक यूनिक स्किल के कंप्लीट वर्जन को पाने के लिए एक ऐसे ट्रेजर को ढूंढ रही है जिसका नाम ब्लड पीपल फ्रेंजी है, और ये नक्शा जो कि कई हिस्से में टुकड़ों में बटा है, ये उसी खजाने तक पहुंचने का एक जरिया है। अब आगे जीदे को मारने के बाद यांगशु की जो सोल पावर होती है वो काफी वीक हो चुकी थी, इसीलिए वो उस गुफा में आराम करने के लिए जाता है, और यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे अब उसके अंदर का व्हाइट डेवल जो है उसके अंदर सोल पावर के कम होती ही यांगशु को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें यांगशु उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे हर्ट कर दोगे तो तुम्हें मेरी ही बॉडी से मिल रही जो सोल पावर है उसकी सप्लाई ही खत्म हो जाएगी, और तुम्हें फीड करने वाला सोल पावर तो बस मैं ही हूँ। लेकिन यांगशु के अंदर सोल पावर काफी ज्यादा कम होने से उसके अंदर का जो व्हाइट डेवल होता है वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उससे फाइट करने लगता है।
अब ये देखते हुए यांगशु के जो सोल स्पेस में जो उसके पेट्स होते हैं जो कि आराम कर रहे हैं, वो बाहर आने का डिसाइड करते हैं ताकि वो यांगशु की मदद कर पाए। लेकिन यांगशु उन्हें बाहर आने से मना करता है क्योंकि अभी उनकी पावर्स दोबारा से रीजनरेट नहीं हुई है, इसीलिए उसके पेट्स यहाँ व्हाइट डेविल का सामना नहीं कर पाएंगे। अब आगे यांगशु एक फॉर्मेशन जनरेट करता है और उसके थ्रू उस व्हाइट डेविल को जंजीरों में पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उस पे एक ऐसा अटैक करता है जिससे वो व्हाइट डेविल वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी वहाँ पे उस यांग लिकांग की एंट्री होती है, जो वहाँ ये कहते हुए इंटर करता है कि तुम इस व्हाइट डेमन के लेवल तक आ पहुँचे हो, लेकिन अब भी ये तुम्हें मार नहीं रहा है। तो इसके बारे में तो कहना मुश्किल है कि ये तुम्हारे लिए लकी है या फिर अनलकी होगा। अब आगे वो जो लिकांग होता है वो अपने फायर बेस से यहाँ पे यांगशु पे अटैक करता है। इसे यांगशु एक आइस की वॉल जनरेट करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब वो लिकांग जो होता है वो यहाँ यांगशु को उसी मैप का टुकड़ा मांग रहा होता है, जिसपे यांगशु से कहता है कि तुम में बस इतना भी सब्र नहीं रहा कि उस यांग जीदे के मरते ही तुम उसका नर्क में साथ देने के लिए यहाँ पे मरने के लिए आ गए हो। लेकिन यहाँ पे यांगशु भी अच्छी तरीके से जानता था कि अभी उसमें इतनी सोल पावर नहीं बची है कि वो इस लिकांग का सामना कर पाए। और यही बात वो मोक्षी को भी बताता है कि मेरे 3 गिनती ही हम दोनों साथ में मिलकर के इस लिकांग पे अटैक करेंगे। आगे यहाँ पे जो यांगशु की लास्ट सोल पावर बची होती है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस लिकांग पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तुरंत ही ये सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम यांगशु के ही फादर को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर पहुंचे होते हैं और वो घर अब पूरी तरह से खंडर हो चुका होता है। अब यहाँ पे यांगशु के फादर से मिलने के लिए एक लड़की आती है, जिसपे यांगशु के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है और तुम कहाँ जाने वाली हो। जिसपे लड़की उन्हें जवाब देती है कि अभी के लिए कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। अब इनकी बातचीत से हमें यहाँ पता चलता है कि इनके चू फैमिली के साथ जो हत्याकांड हुई थी इसके बारे में ये बात कर रहे होते हैं और काफी सैड फील करते हैं। उस लेडी को ये पता नहीं है कि यांगशु कहाँ पे है और उसके साथ अभी क्या हुआ है, जिसपे उसके फादर उसे बताते हैं कि यांगशु जहाँ भी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा और अब उसकी प्रैक्टिस से वापस आने में बस 1 ही साल बचा है। ये उसके फादर उसे बताते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे है जो कि काफी सेफ है और वहाँ उसे कुछ भी नहीं होगा। इस पे वो लेडी यहाँ उसके फादर से कहती है कि जब यांगशु 18 साल का हो जाएगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी और उसके लिए एक ग्रैंड कमिंग ऑफ एज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेगी ताकि वो ऑफिशियली उसके सोल पैलेस को ज्वाइन कर सके। और जैसे ही वो उस लेडी का सोल पैलेस ज्वाइन कर लेगा, वो जो लेडी है उसे सिखाएगी कि एक रियल सोल पेट मास्टर कैसे बनते हैं। ये वो लेडी वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि सोल पैलेस ने जो इनकी चू फैमिली पर एक बैन लगाया है वो बैन वो जल्द ही हटवाने की कोशिश कर रही है ताकि उसके फादर भी उस सोल पैलेस में जा सके। अब आगे ये सीन कट होता है और वापस से हमें यांगशु के ही फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होने के कारण वो जो बीस्ट होता है वो पीछे हट जाता है और अब उस लिकांग का बीस्ट जो होता है अब अगला अटैक यांगशु पे करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पे उसका मास्टर लिकांग जो होता है वो अपने बीस्ट से कहता है कि इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़का इस गुफा से भाग चुका है। आगे वो यांग लिकांग यहाँ यांगशु को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन यांगशु यहाँ उससे बचने के लिए झरने के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही यांगशु वहाँ से निकलता है ये लिकांग उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। आगे वो जो लिकांग होता है वो लगातार अपने बीच से यांगशु पे अटैक्स कर रहा था। इस पे यांगशु यहाँ ये डिसाइड करता है कि उसे अभी इस लिकांग से छुपना ही होगा क्योंकि अभी उसके अंदर इतनी सोल पावर नहीं है कि वो उसका सामना कर सके। इसीलिए वो अपने सोल पेट नीर को सम्मन करता है, उससे कहता है कि तुम इस लिकांग का यहाँ ध्यान भटकाओ और इसी का अवसर पा करके वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो नीर को ये भी बताता है कि जब तुम उस लिकांग का सामना नहीं कर पाओगे तो वापस से मेरे सोल स्पेस में आ जाना। अब नीर उसके कहे मुताबिक वहाँ पे तैनात हो जाता है और यांगशु के जैसा ही वो आइस्ट से एक क्लोन बनाता है। अब आगे जो लिकांग होता है वो यांगशु को ढूंढ रहा होता है, वो इसकी आइस स्टैचू को देख लेता है और उसे लगता है कि यही यांगशु है। अब उस आइस स्टैचू पे अटैक करने के लिए वो तेजी से नीचे आता है, लेकिन यहाँ नीर अपने पावर्स का यूज करता है और चारों तरफ वो आइस क्रिस्टल्स की बौछार कर देता है ताकि वो उस लिकांग के बीस्ट को खत्म कर सके। अब आगे नीर यहाँ अपने आइस क्रिस्टल से उसके बीस्ट पे अटैक करता है। अब उस लिकांग का बीस्ट एक फायर बीस्ट होता है और उस क्रिस्टल के लगने से कि पूरी बॉडी की आग बुझने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो बीस्ट नीचे गिरते हुए यहाँ पे नीर पे अटैक करता है और उसे अब घेर लेता है। यहाँ नीर को भी लगता है कि अब वो इस लिकांग का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वापस से यांगशु के सोल स्पेस में चला जाता है। अब आगे हम उस लिकांग को देखते हैं जो यहाँ यांगशु से ये कहता है कि आखिर तुम इस जंगल में मेरे से कितना बच पाओगे और देखते हैं कि तुम टाइम को किल करने के लिए कितना स्ट्रगल कर पाते हो।
अब ये कहते हुए वो वहाँ से चला तो जाता है। आगे हमें काफी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस प्रिजनर आइलैंड में रहते हुए यांगशु की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और अब यहाँ पे सरवाइव करने के लिए उसे यहाँ पे मौजूद बाकी के उन 3000 कैदियों से निपटना था, क्योंकि वो ये जानता है कि यहाँ पे अगर जिंदा रहना है तो जो सबसे लास्ट में बचेगा यही डीमन पैलेस में जाने का मौका मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे यांगशु पर एक प्रिजनर पीछे से अटैक करता है, आगे से उस पर एक बीस्ट अटैक करता है। अब उस बीस्ट का सामना मॉक्सी करने लगता है और उस दूसरे कैदी को यांगशु गले से दबोचते हुए मार डालता है। अब यहाँ पे वो उस कैदी के पास से मिले उस ट्रेजर मैप के एक टुकड़े को भी ले लेता है जो कि केवल 20 कैदियों में ही बांटा गया है और वो अगर इन सभी के टुकड़े को जोड़ देगा तो एक पूरा मैप तैयार हो जाएगा जो उसे वही ट्रेजर्स की तरफ ले जाएगा जिसे वो लिकांग ढूंढ रहा है। अब आगे यांगशु उसी स्क्रॉल को देख रहा होता है जिसमें अभी बहुत सारे कैदी होते हैं जो जिंदा होते हैं। अभी जिस कैदी को यांगशु ने मारा है उसका नाम इस स्क्रॉल में से मिट जाता है और 3 सालों में ये स्क्रॉल उन नामों से भरा हुआ था और उसने इतना लंबा समय यहाँ पर बिताया है उन कैदियों को मारने के लिए और अब उनमें से बस कुछ ही कैदी रह गए हैं जिनको यांगशु से निपटना होगा, तब वो इस प्रिजनर आइलैंड से बाहर जा सकता है। आगे यांगशु उस लिकांग के भी बीस्ट को देखता है जो कि उन कैदियों को मार रहा होता है क्योंकि उसे भी उस ट्रेजर के मैप के टुकड़े चाहिए थे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यांगशु मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर के एक बीस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात समझ सकते हो और तुम यहाँ इस माउंटेन में ट्रैप हो और यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सोल कैचिंग रिंग में आना होगा। वो बीस्ट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ यांगशु के सोल रिंग में आ जाता है। अब आगे हम यांगशु को देखते हैं, वो इसी बीस्ट का यूज करने वाला था ताकि बाकी कैदियों को कमो मार सके। अब अगले सीन में हम उसी लिकांग के ही एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ यांगशु का रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि लगता है कि आज ये चू फैमिली का जो यंग मास्टर है वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। अब इतना वो बंदे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे यांगशु नीर को एक्टिवेट करता है, उनके वहाँ से भागकर जाने वाले रास्ते को आइस से ब्लॉक कर देता है। अब आगे उन दोनों बंदे के जो सोल पेट्स होते हैं यहाँ यांगशु पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं यांगशु की जो सोल रिंग होती है उसके अंदर से अभी यांगशु ने जिस बीस्ट को कैप्चर किया था वो बाहर निकलता है और उन दोनों रेड बीस्ट को वो वहीं पे ढेर कर देता है। अब डर के कारण वो बंदे उस आइस की दीवार को तोड़ने लगते हैं वहाँ से भागने के लिए कि तभी वो बीस्ट इन पे भी अटैक करता है और वो दोनों बंदे वहीं पे मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यांगशु ने उस आइलैंड में मौजूद बहुत सारे पेट्स को अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्हें अपना सोल पेट बना लिया होता है, जिनमें से एक डेमन ट्री होता है और दूसरा एक डियर होता है। अब आगे यहाँ यांगशु जब उस स्क्रॉल में देखता है तो उसे बस कुछ ही कैदियों के नाम नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम मास्टर काव होता है। वही मास्टर काव यहाँ यांगशु का अगला शिकार होता है। उसे हंट करने के लिए वो एक लड़की से जा मिलता है। अब ये वही लड़की होती है जिसने ब्लू डेमन आइलैंड में उस कंपटीशन को जीतने के लिए मास्टर काव को अपनी बॉडी सेल की होती है। ये लड़की मास्टर काव की मिस्ट्रेस होती है जिसके आड़ में वो मास्टर काव अब तक छुपा है। आगे यांगशु उसी लड़की से मिलने आता है जिसका नाम जिनशुई है। आगे यांगशु उस लड़की जिनशुई से पूछता है कि वो मास्टर काव कहाँ पे है, जिस पे जिनशुई यहाँ पे यांगशु पे ही वो डैगर तान देती है और उसे कहने लगती है कि पास भी आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पे यांगशु उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस मास्टर काव का शिकार करने आया हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। जिस पे जिनशुई यहाँ यांगशु को बताती है कि उस मास्टर काव ने अपने आप को बचाने के लिए उसके सोल पेट्स को मार डाला है। जिनशुई के सोल पेट्स मरने के बाद उसके लिए इस आइलैंड पे सरवाइव करना काफी मुश्किल था और वो काफी मुश्किलों के साथ यहाँ अब तक बची हुई है। आगे जिनशुई उसे बताती है कि हर रात जब मिस्टर काव उसके पास आता है तो उसके पास उसे मारने का चांस होता है, लेकिन वो डरती है कि अगर वो इसे मार डालेगी उसी के बलबूते पे ही यहाँ पे जिनशुई अब तक जिंदा है। इस पे यांगशु उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अब तुम्हें उसकी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब उसे मार डालूंगा। अब आगे जिनशुई अपनी डिग्निटी को बचाए रखने के लिए यहाँ पे वो उस मास्टर काव का पता बता देती है और यांगशु के साथ हाथ मिला लेती है। आगे यांगशु उसी बीच पे पहुँचता है जहाँ पे वो मास्टर काव छिप के बैठा हुआ था। अब उसके पास भी वो एक स्क्रॉल होता है जिसमें वो सभी कैदियों के नाम को देखता है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी मिस्टर काव ये देखता है कि अब तक यांगशु का नाम उस स्क्रॉल में है, मीन्स कि इतने लंबे समय तक वो जिंदा है तो मुझे मारने के लिए वो जरूर आएगा। अब ऐसा वो सोच ही रहा होता है कि तभी उस पे यांगशु के द्वारा अटैक किया जाता है। तो इसी के साथ ही गाइज ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। सो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं
जैसे ही मिस्टर काओ को देखा होता है वो उस पे अचानक से अटैक कर देता है और उसे कहता है कि 3 सालों तक मैं तुम्हें मारने के लिए ढूंढता ही रहा और मुझे नहीं पता था कि तुम एक वुमेन के पीछे छुपे रहोगे। जिस पे मास्टर काओ यहाँ समझ जाता है कि उस जिन शुई ने उसे धोखा दिया है और ये दोनों साथ में मिलकर के यहाँ उसे मारने के लिए आए हैं। आगे वो उनसे कहता है कि अब देखो मैं तुम दोनों लूजर्स को यहाँ पे कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। कहते हुए वो अपने सभी सोल पेट को समन करता है। उसके जो सोल पेट्स होते हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यांगशु जो है वो अपने सोल पेट नीर को समन करता है। जिसपे जिन शुई यहाँ यांगशु को बताती है कि ये जो मिस्टर काओ के ये जो पेट्स हैं उनमें से एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट है, इसे इस काओ ने इसी आइलैंड पे ही कैप्चर किया है। क्या तुम अभी कॉन्फिडेंट हो कि तुम इसके सोल पेट्स का सामना कर पाओगे? आगे उस मास्टर काओ के सभी पेट्स यहाँ यांगशु पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पे नीर जो होता है वो उस पूरे लैंड को ही फ्रीज कर देता है। उस लैंड के फ्रीज होते ही वो जो बीस्ट होता है वहाँ पे दौड़ नहीं पाता और स्लिप कर जाता है। अब आगे यहाँ यांगशु नीर को ये ऑर्डर देता है कि अब आगे तुम इन दोनों के साथ जो भी करना चाहते हो ये करने की तुम्हें आजादी है। जिसपे मास्टर काओ यहाँ यांगशु से कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश भी मत करना और तुम्हें याद दिला दूं कि कैसे उस ब्लू डेमन आइलैंड में मैंने तुम्हारे माइंड पे कब्जा कर लिया था। तो लगता है कि अगर उस याद को भूल गए हो तो मैं तुम्हारी मेमोरी को फिर से ताज़ा किए देता हूँ। कि जो मास्टर काओ होता है वो अपने फोर्स नेचर का यूज करता है, जिसे यांगशु के पैर होते हैं वो प्लांट टेंटिकल्स द्वारा बांध दिए जाते हैं। लेकिन अब यांगशु के पास भी 3 सालों में काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी है, जिसका यूज करके वो उन टेंटिकल्स को जला देता है। आगे यांगशु उस मास्टर काओ से कहता है कि 3 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मास्टर काओ का जो पेट होता है वो यांगशु पे अटैक करता है, लेकिन नीर जो होता है वो आइस की दीवार बना करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। आगे हम नीर को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मास्टर काओ के सभी पेट्स को फ्रीज कर दिया है। जैसे ही उस मास्टर काओ के सभी सोल पेट्स फ्रीज हो जाते हैं, मास्टर काओ यांगशु पे अटैक करने के लिए अपने डैगर का यूज करता है। इसे यांगशु चुटकी बजाते ही उस डैगर को आइस में कन्वर्ट कर देता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही यांगशु यहाँ चुटकी बजाता है वो जो मास्टर काओ होता है उसकी पूरी बॉडी ही फ्रीज हो जाती है। अब आगे यांगशु उस मास्टर काओ के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे शांति पूर्वक सुनो। ज्यादा छटपटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे नेक को तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें फ्री की एडवाइस देता हूँ कि शांत रहोगे तो ज्यादा पेन नहीं होगा तुम्हें मरने में। आगे यांगशु जब नीर को ऑर्डर देता है तो उसके ऑर्डर देते ही जो नीर होता है वो उस मास्टर काओ के सारे पेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि पूरी तरह से फ्रोजन स्टेट में थे। आगे जो मास्टर काओ होता है वो उस फ्रीजन आइस से अपने आप को काफी छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन यांगशु उससे कहता है कि अब स्लो मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मास्टर काओ होता है वो अपने हाथ को उस फ्रीजिंग आइस से बचा लेता है, अपने अंदर के ग्रीन डेमन को समन करता है। वो अपने ग्रीन डेवल को ऑर्डर करता है कि वो यांगशु को मार डाले। अब जैसे वो ग्रीन डेवल यहाँ यांगशु की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, नीर इस अटैक को डॉज कर लेता है उस ग्रीन डेवल पे अटैक करते हुए। आगे जो ये मास्टर काओ होता है वो उस ग्रीन डेवल से कहता है कि उसे इस आइस की फ्रीजिंग जोन से बाहर निकाले। लेकिन जैसे ही मास्टर काओ की नजर यांगशु के 6 टेल डेमन फॉक्स पे पड़ती है, इतने कम सालों में इसकी सोल पेट तो काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है कि वो अपने ग्रीन डेवल को फिर से ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों को किल कर दे। जिस पे यहाँ यांगशु उसे बताता है कि मेरा ये जो सोल पेट मॉक्सी है मेरे अंदर के व्हाइट डेमन के साथ इतने सालों से रहता हुआ आ रहा है। हमारे इस रबिश ग्रीन डेवल से डील करने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आगे वो ग्रीन डेवल जैसे ही मॉक्सी पे अटैक करता है, इस अटैक का जरा भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब आगे यांगशु मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने इविल फ्लेम को समन करे। अब मॉक्सी अपने इविल फ्लेम के साथ उस ग्रीन डेवल पे टूट पड़ता है। इससे पहले तो मास्टर काओ को यही लगता है कि मॉक्सी मारा जा चुका है, इसलिए वो जोर जोर से वहाँ पर हंसने लगता है। और आगे वो यांगशु से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये जो सोल पेट मॉक्सी है वो इतनी जल्दी मेरे ग्रीन डेवल से हार जाएगा। लेकिन उस फाइट का परिणाम ही यहाँ पे कुछ और होता है। मॉक्सी वहाँ पे सही सलामत होता है और उस मास्टर काओ का जो ग्रीन डेवल होता है वो जमीन पे औंधा पड़ा होता है। ये देख के तो मास्टर काओ दंग रह जाता है और उसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसक जाती है। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलते हैं कि आखिर उसके अंदर का ग्रीन डेवल कैसे मर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब आगे यहाँ यांगशु मॉक्सी को ऑर्डर देता है कि अब इस मास्टर काओ का एक झटके में ही काम खत्म कर दो। अब इससे पहले कि मॉक्सी आगे बढ़ पाता और अपने पंजे से यहाँ मास्टर काओ पे अटैक करता है, मास्टर काओ जो होता है वो उस लड़की जिंग शुई को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ पे यांगशु को धमकी देता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जिस पे जिन शुई यहाँ पे यांगशु से कह रही होती है कि वो इसकी चिंता ना करे, वो यहाँ से जल्द निकल जाए।
रही बात तो इस मिस्टर काओ की, यांगशु को भूलना नहीं चाहिए कि इस मास्टर काओ ने उस पे कितनी यातनाएं की हैं और वो हमेशा से इस मास्टर काओ को मारना चाहता था। जिसमें मास्टर काओ यहाँ यांगशु से कहने लगता है कि लगता है ये लड़की तुम पे मर मिटी है, इसलिए तो तुम्हारी जान की ये परवाह कर रही है, लेकिन ज्यादा देर तक मैं तुम्हारी इस स्वीट लविंग अफेयर को रहने नहीं दूंगा। अब आगे वो अपने फ्लाइंग बीस्ट को समन करता है और उस लड़की को लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब आगे वो लड़के यहाँ जाते हुए ही यांगशु को याद दिलाने की कोशिश करती है कि किस तरह से यांगशु ने इस मास्टर काओ को मारने के लिए कसम खाई थी, तो क्या वो कसम ये भूल गया है। वो उसकी जान की परवाह ना करे, अगर इस मास्टर काओ को मारने के लिए उसे मरना पड़ता है तो वो मरने के लिए भी तैयार है। जिसपे मास्टर काओ एक पंच मार करके उस लड़की को चुप कराने की कोशिश करता है। अब आगे उस लड़की की आड़ में मास्टर काओ वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यांगशु भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो यहाँ मॉक्सी को ये ऑर्डर देता है कि वो उस पे एक अटैक करे, जिसपे मॉक्सी अपने इविल फायर से उस पे अटैक करती है, लेकिन ये अटैक को वो जो मास्टर काओ होता है वो डॉज कर लेता है। जिसपे मास्टर काओ यहाँ यांगशु से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था मुझ पे अटैक करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब इस लड़की को मरना ही होगा। इसके मरने के बाद बाकी के जो 4 डिसाइपल्स जो अभी भी इस आइलैंड में बचे हुए हैं, मैं उन्हें मारूंगा। लास्टली मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारूंगा। जिसपे यहाँ वो लड़की जिनशुई यांगशु को कहती है कि वो यांग लिकांग जल्दी यहाँ पे आने वाला है, हमें जल्द से जल्द इस काओ को मारना ही होगा। लेकिन आगे जब जिनशुई ये देखती है कि उसे बचाने के लिए यांगशु कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो वही डैगर निकालती है और मास्टर काओ पे अटैक करती है, लेकिन मास्टर काओ भी उसी डैगर से यहाँ पे जिनशुई को मार डालता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिनसुई यहाँ मरते हुए नीचे गिर रही होती है, लेकिन उसके आखिरी शब्द यही होते हैं कि वो यांगशु को सब चीजों के लिए थैंक यू कहती है कि उसने आखिरकार उसकी डिग्निटी बचाने के लिए उसकी मदद की। अब जैसे ही जिनसुई मरती है, यहाँ यांगशु का खून खौल उठता है और उसे वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है, किस तरह से उस मास्टर काओ ने उसे इतनी सारी यातनाएं और टॉर्चर किया था। और अब वो टाइम आ गया है जब वो इन सब का बदला एक साथ लेगा। अब आगे यांगशु एक पल के लिए भी नहीं रुकता और काफी गुस्से के साथ वो मास्टर काओ की तरफ तेजी से बढ़ता है। मास्टर काओ की आंखों में हमें खौफ नजर आता है और वो यांगशु से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस लिकांग से निपटने के लिए। लेकिन यांगशु यहाँ उसकी एक नहीं सुनता और एक ही मूव में वो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। उस मास्टर काओ के मरते ही उसका बीस्ट के साथ वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे उसके मरते ही यहाँ यांगशु उससे कहता है कि जो इवल होते हैं उन्हें इसी तरह से मार दिया जाना चाहिए, और अगर कोई मुझे ऑफेंड करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी पनिशमेंट मौत की सजा होगी। अब आगे हम उसी यांग लिकांग को देखते हैं जो कि यांगशु की तरफ आ रहा होता है, इस पूरे नजारे को देख रहा होता है और यहाँ यांगशु से कहता है कि काफी दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा शो देखा है और लगता है कि तुमसे फाइट करने में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइज, इसका जो अगला एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हमें पता चलेगा कि यांगशु ने सभी प्रिजनर्स को मार देने के बाद उनके पास से जो मैप का टुकड़े हासिल किए हैं, से वो ब्लड पीपल्ड फ्रेंजी नामक ट्रेजर खोज पाता है कि नहीं। लास्टली वो उस लिकांग से कैसे डील करेगा, तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।